पे इतने से लोग अभी तो कल कल पता लगेगा। अच्छा हाँ, मतलब जो है ना अभी तो जैसी मैं इतनी खुश बातें कर। अच्छा वो S1 का भी हमने कुछ डिसाइड किया था, वो कब तक किया था? आने वाला कल, इस हफ्ते के अंदर। ठीक है S1 देखते हैं। शायद मैंने S1 इसलिए कहा कि लोग इसी बहाने आ जाएंगे, कोड ऑफ एथिक्स में थोड़े से लोग नजर आ जाए। लोग से भागते क्यों? असल इतनी दफा पढ़ चुके होते हैं कि अग्र होते हैं। वो क्या थी? हाँ नहीं, वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है ना। ठीक है, नहीं कोड ऑफ एथिक्स जो है ना वो अगेन बात लॉजिकल है, लेकिन आईकेएफ ने इतनी दफा की भी होती है बात के वो भी ज्यादा करते हैं। हर पेपर में कोड ऑफ एथिक्स घुसाया हुआ है। अभी कॉर्पोरेट लॉ में भी हमारा तकरीबन अभी रिसेंटली वीकेंड पे वो कोड ऑफ एथिक्स ही गुजरा है। अब कॉर्पोरेट लॉ का तो कोड ऑफ एथिक्स से बिल्कुल नहीं ताल्लुक बनता था, लेकिन आईकेएफ को लगता है कि जो गलती पुरानों ने की कहीं आने वाली नस्ल भी जो है वो खराब ना निकला है, तो इनको शुरू से ही इतना कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाया जाए। तो पीआरसी में एक पेपर में, कैफ में 3 पेपर्स में, सीफैप में 5 पेपर्स में और केस स्टडी में भी है। और मजे की बात है कि एक हैंड्स ऑन कोर्स है एथिक्स और गवर्नेंस का जो इसके अलावा है। तो कोई 11 दफा जो है वो आप लोग, अच्छा पहले क्या होता था वो सिर्फ एक शुगल मुगल होता था, यस नो और टेक वगैरह, अब उसका पेपर है। अब वो मतलब इन्होंने कहा था नई स्कीम में पेपर कम होंगे, पेपर बढ़ा दिए। हैंड्स ऑन कोर्स पहले सेल्फ असेसमेंट वाले होते थे, वो भी पेपर्स बन गए। खैर क्या इंडस्ट्रियां समझ आ गई हैं। हमने 3 हफ्ते की जद्दोजहद करके तकरीबन कोई 6 दिन लगा के और हर दिन में 2 इंडस्ट्रियां करके एक फ्लो बना लिया था। बड़ा एक ना हाई परफॉर्मेंस यूनिट बनी हुई थी क्लास कि एक इंडस्ट्री लेके आते थे, फिर जनाब वो इंडस्ट्री आपके हवाले कर देता था, आप उसको उठा के दीवार पे फेंका, उस पे फेंका, अपने जज्बात का इज़हार करते थे। फिर आपके जज्बात सुनने के बाद मैं फिर आपको थोड़ा सा बाउंड करता था, मैं कहता था अच्छा अब ये 6 एरियाज हैं इसमें खेलें, वालेकुम सलाम। फिर आप उन 6 एरियाज के साथ लड़ते रहते थे, उसके ऊपर अपने जज्बात को करते थे। फिर मैं आपको बताता था कि इन्होंने असल में हमें क्या बताया। तो एक बड़ी मजेदार सा एक सेशन बन गया हुआ था हमारा, और बड़े अच्छे तरीके से इंडस्ट्रीज जो कि टिपिकली थोड़ा बोरिंग टॉपिक था, लगा शुक्र है कि हम इस काबिल हो गए कि हम उसको लॉजिकली इतना समझ गए कि पेपर में आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंडस्ट्री के सवाल में आप लोग इंशाल्लाह नहीं फंसने वाले, इंशाल्लाह एज्यूमिंग कि आप लोग अच्छा लिख भी लेंगे, कोई बात नहीं। अब हमारी तीसरी राइटिंग वाली प्रैक्टिस रहती है, याद है 5 हफ्ते बाद एक होनी थी, फिर 5 हफ्ते बाद होनी थी, फिर 4 हफ्ते बाद होनी थी। तो बस नेक्स्ट वीक गुजरने के बाद जो है वो हम 1 आध वीक का गैप लेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों का एक प्यारा सा मॉक जो कि पूरे सिलेबस का होगा। लेकिन मॉक से पहले आपको एक दफा पूरा सिलेबस तेजी से गो थ्रू भी करेंगे। तो बीच में इस सारी कहानी में एक तकलीफ दे वीक है जो कि 6:30 से लेकर 10:30 तक 5 या 6 दिन चलेगा, जिसमें हम सारा 100% सिस्टमिलिटी दोबारा से तेजी से रिवाइज करेंगे पूरा वीक इंशाल्लाह। डिपेंडिंग अपॉन के फ्राइडे सैटरडे का क्या बनता है, थर्सडे तक देखेंगे, क्लास की तादाद देखेंगे, गवर्नमेंट के जज्बात देखेंगे और फिर देख लेंगे कि वो उस 1-2 दिन के साथ हम क्या कर सकते हैं। अगर तो शुरू में मुश्किल लग रहा हुआ तो हम पहले 4 दिन भारी कर देंगे, जब आप आए हुए होंगे तो घर जल्दी जाके क्या करना। तो खैर हम आगे वाली टेंशन की आज क्यों बात करें, आज तो हमारा प्यारा कोड ऑफ एथिक्स है। क्या है कोड ऑफ एथिक्स, किसने बनाया कोड ऑफ एथिक्स, किसके लिए है कोड ऑफ एथिक्स? IESBA, ठीक है, IESBA जो एथिक्स स्टैंडर्ड्स का बोर्ड है उसने जो है वो कोड ऑफ एथिक्स बनाया है। किन के लिए बनाया है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बनाया है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी का प्रैक्टिशनर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। हमने कहाँ लिखा देखा कि वो दैट मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब फंस गए बेचारे। अभी तक ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डील करते थे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स डील करता था अकाउंटेंट को। पाकिस्तान में इन्होंने पकड़ा, उसको मुशर्रफ इस्लाम किया और पाकिस्तान में उस कोड ऑफ एथिक्स को, आईकेएफ का जो कोड ऑफ एथिक्स है वो अकाउंटेंट के बजाय चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है, और जो IESBA का कोड ऑफ एथिक्स है वो अकाउंटेंट बोलता है। तो बल्कि एक बड़ा पुराना इसमें लतीफा भी होता था, वो एक दफा मैंने आईकेएफ को भी आइडेंटिफाई किया कि थोड़ा सा ख्याल कर लें। एक जगह जुमला मैं कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहा था पाकिस्तान का 2008 वर्जन, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए कि चार्टर्ड कंपिटेंस एक्सरसाइज करे। तो मैंने कहा कुछ हजम नहीं हो रहा, मैंने जिंदगी में पहली दफा चार्टर्ड कंपिटेंस देखी थी। थोड़ा देखा, सियाको सबाक समझा, फिर मुझे समझ आई कि ये कोई मेरी तरह का ना सुस्त आदमी लड़ गया होगा। उसने क्या किया होगा, वो जहां जहां जो है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट लिखा होगा उसने तमाम प्रोफेशनल को रिप्लेस कर दिया होगा चार्टर्ड से। तो जहां जहां प्रोफेशनल अकाउंटेंट था वो बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अनफॉर्चुनेटली एक जगह प्रोफेशनल कंपिटेंस जो है वो भी चार्टर्ड कंपिटेंस बन गई। तो उस दिन मुझे समझ आया, उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई, अपने ऊपर बड़ा फख्र हुआ कि मैं ठीक जा रहा हूँ, सही है। तो इसका मतलब बड़े भी ऐसे ही हैं, तो बस ठीक है जो है ना। एक उस दफा कॉन्फिडेंस हुआ था और एक दफा एक अजीब सा कॉन्फिडेंस हुआ था जब ACC वालों को मेल की थी। फाइनलिस्ट था, एक पेपर रहता होता था और वो एक पेपर ने पता नहीं कब पास होना था, वो मतलब मेरे तो प्लान में कहीं पे भी नहीं था। तो सब दुनिया पूछती थी क्या क्वालिफिकेशन है, तो बताते थे एक पेपर रहता है, तो वो जरा अधूरी सी फील होती थी। अमेरिकन क्वालिफिकेशन देखनी बहुत महंगी थी, तो फिर ACC वालों की क्वालिफिकेशन लॉन्च की थी, सर्टिफाइड इंटरनेशनल ऑडिटर, CIA बाय ACC है। एक CIA होता था अमेरिकन इंस्टीट्यूट और एक CIA थी ACC वालों की क्वालिफिकेशन। मैंने कहा बड़ी मजे की क्वालिफिकेशन है, देखते हैं उसका सिलेबस देखा, CAF 8 ये जो ऑडिट है तकरीबन उसी पेपर के सारे स्टैंडर्ड है। मैं जबरदस्त ताज़ा मैंने ओरिजिनल स्टैंडर्ड उस जमाने में किताबें नहीं होती थी आईकेएफ की, तो मैंने ताज़ा ओरिजिनल स्टैंडर्ड पकड़ के एक बड़ी खूबसूरत सी किताब बनाई थी जिसमें पहले जो है वो कोर पैराज होते थे, फिर उसके एप्लीकेशन पैराज होते थे, फिर उसकी एग्जांपल होती थी। जो ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाला है वो बोल्ड हुआ होता था, जो ऐसा मतलब वो स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा मजेदार सा एक वो बनाई थी। 2 साल तक आईकेएफ की जो सिलेबस आउटलाइन में भी आईकेएफ ने रिकमेंडेड किताब में उसे डाला हुआ होता था, द वेरी फर्स्ट सोर्स बुक ऑफ ऑडिट जो कि कभी भी आईकेएफ में आई थी। तो खैर वो जिस नीयत से बनाई थी वो कैफ के स्टूडेंट्स थे। जब मैंने उनका सिलेबस देखा तो मैंने कहा लो ये तो मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ, ये तो मैं जाऊंगा ठकाठक पेपर पास कर लूंगा। फीस देखी तो बहुत ज्यादा थी, पाउंड्स में थी,
एक मासूम सा फाइनलिस्ट घबरा गया। मैं कोई बात नहीं, अंग्रेज इनसे मेलबाजी करते हैं। अंग्रेजों को मैंने मेल लिखी, मैंने कहा जी ये ऑडिटिंग जो है ना वो मैं एक टीचर हूँ पाकिस्तान में, मैं इसकी टीचिंग करता हूँ और इसके ऊपर जो है ना वो हमारी रिसर्च है और मैंने इस सब्जेक्ट पे काफी काम भी किया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अलाउ कर दें कि आप बगैर फीस लिए मुझे इसकी पेपर देने की इजाजत दे दें और मैं अपनी ये फाइल अटैच करके भेज रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है इस पे और मैंने इसका बड़ा मजे का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। वो भेजा, मैंने कहा चलो मेरी फीस कम हो जाए। 2 दिन बाद उनकी मेल आई तो वो देख के मुझे हुआ कि यार या तो मेरे फारिग हो गए हैं या मैं कमाल कर गया हूँ। उन्होंने कहा अगर आप इजाजत देते हैं कि आपकी किताब हम ऑफिशियली यूज कर लें अपने यहाँ, तो आपको हम ऑनररी तौर पे क्वालिफिकेशन दे देते हैं। मैं कहा तो उस दिन बड़ा ज्यादा हुआ था कि यार नहीं ठीक है, पाकिस्तानी लोग भी कुछ काम के हो सकते हैं अगर मेहनत करें, और अंग्रेज ना बस ये भी बस अपनी तरह ही है। ठीक, तो वो मैंने हाँ अब वही वाली बात है कि उनको ये हुआ कि यार इसने इतना अच्छा काम किया, ये कॉपीराइट ना मांग ले। तो मैंने कहा ठीक है जी, ये वाली चीज आप अपनी ऑफिशियल इसमें यूज कर सकते हैं। और ठीक है, मैं वैसे पेपर तो देना चाह रहा था लेकिन दिल में था कि हमें पेपर देके नंबर कम ना आ जाए, ऑनरेडी मिल रही है तो क्या बुरा है। तो मैं कहा ठीक है जी, ऑनरेडी क्वालिफिकेशन जो है वो दे दे। वो क्वालिफिकेशन मुझे मिली, मैं 1 साल तक अपने नाम के साथ लगाता भी रहा। साल बाद उनकी मैनेजमेंट चेंज थी, उन्हें हिस्ट्री भूल गई होगी, मेरे पास एक ईमेल आई कि जी इस साल की एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस नहीं दी आपने। फिर मैंने वो छोड़ दी। असल में उस वक्त तक जो है ना मुझे लगना शुरू हो गया था कि पेपर पाकिस्तान वाला भी क्लियर हो सकता है। और पहले था बड़े अजीम अंग्रेज, अब जब इस तरह से आगे कि मेरी किताब लेके कहते हैं कि चलो तुम्हें मुफ्त में दे देते हैं, तो वो ना फिर तो मैं उसके बाद जब उन्होंने दोबारा पैसे मांगे तो मेरा दिल खट्टा हो गया। तब तक जो है ना वो फिर मैं सोच चुका था कि कोई बात नहीं, बस जो चाहिए था वो मिल गया। रिकग्निशन कागज पे लिखने को मिले या ना मिले, लेकिन ये पता लग गया। तो खैर मैं कुछ महीने तक और क्वालिफिकेशन को दिखाता रहा। उसके बाद फिर आगे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आगे लोगों को समझाना पड़ता था कि कौन सा वाला सीआई है, जो अमेरिका वाला सीआई नहीं है, ये एसीसी वालों का, यूके वालों का सीआई है। तो अगेन जब वो गलती मैंने आईकेएफ के कोड ऑफ एथिक्स में देखी तो समझ आया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जितनी मर्जी सीनियर रोल पे हैं, गलतियां इनसे भी हम जैसी होती हैं। और फिर जब अंग्रेजों को देखा तो पता लगा कि वो लोग भी उतनी मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत हम कर सकते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा बड़ा जबरदस्त हो गया था। तब आप लोगों ने अगला भरोसा अपने ऊपर करना है सस्टेनेबिलिटी को लेकर। ये नहीं सोचना कि अंग्रेज बड़े अच्छे से कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा कुछ पता होगा। आप उन्हें वो बात बताएंगे जो उन्होंने सोची भी नहीं होगी। जैसे याद है मैंने अमेरिकन रिश्तेदार को यूपीएस समझाया था। तो आप जिस मुल्क में आपके पास जो एक्सपीरियंसेस है, आपके पास जो रिसर्च है, वो तो कमाल है। खैर इंडस्ट्री क्लियर है, कोड ऑफ एथिक्स की तरफ चलें। कोड ऑफ एथिक्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। अब ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट को पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया गया। अब दुनिया भर में जब ये सस्टेनेबिलिटी की बातें चल रही थी तो फिर इससे पहले कि कोई नई बॉडी आती और वो अपना कोड ऑफ एथिक्स दे देती सस्टेनेबिलिटी का। आपने देखा कि अचानक से कुछ बॉडी लाइन उन्होंने अपने अपने स्टैंडर्ड दिए, फिर जो पुराने वाले थे वो जज्बाती हो गया, आईएफआरएस वाले लेके आ गए अपने एस1 वगैरह सीरीज, एसएसबी वालों के साथ दोस्ती कर ली। तो ये दुनिया में जंग चल पड़ी कि कौन सबसे पहले इसकी वो करता है, स्टैंडर्डाइजेशन करता है। तो आईएसबीए ने सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स को खुद ही से पकड़ लिया, अपने कंपेटिटर खुद बन गए। आज तक कोड ऑफ एथिक्स में 4 पार्ट्स हुआ करते थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हो चुका है उसमें 5 पार्ट्स हैं और ये 5वां पार्ट पहला पोर्शन पकड़ के उसको अपडेट किया है, एक यूनिट यहां से उठाया है, कुछ यूनिट यहां से उठाए हैं और इस पोर्शन का मेजॉरिटी पोर्शन उठा के एक नया कोड बना दिया। यूं समझे कि ये ऊपर वाले कोड का तकरीबन रेप्लिका अकेले इस पार्ट 5 के अंदर है। इस चेंज के आने के बाद उन्होंने जो ओरिजिनल कोड है उसको भी जेनेरिक ज्यादा कर दिया, वो स्पेसिफिक टू अकाउंटेंट होता था। तो अब आप कोड ऑफ एथिक्स जो 2024 से ऑनवर्ड का वर्जन पढ़ेंगे या इससे आगे अब जब किसी भी और पेपर में कोड ऑफ एथिक्स आएगा तो वो एक रिवाइज वर्जन आएगा जिसमें सस्टेनेबिलिटी की चेंजेस भी हो चुकी होंगी। तो बजाय इसके कि अपना डॉक्यूमेंट बनाते इन्होंने द ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स को हिला दिया। जहां जहां जेनेरिक टोन में बात हो रही थी, जहां जहां अकाउंटेंट की टोन में बात हो रही थी, उस सबको प्रैक्टिशनर की टोन में ले आए। अब अगेन आईकेएफ हमेशा एज इट इज ड्रॉप करता है। हाँ, अब अगेन अब ये सोचेंगे कि हमने चार्टर्ड, अगर हर जगह चार्टर्ड कर देंगे तो सस्टेनेबिलिटी भी चार्टर्ड आ जाएगा। अभी सस्टेनेबिलिटी वाले भाई साहब को हम अकाउंटेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्रैक्टिशनर। और ये पीछे वाला जो बंदा है इसको हम अभी तक बोलते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो आईकेएफ के ऊपर थोड़ा सा बोलने टाइम मिलेगा, जब वो गौर से देखेंगे तो उनको पता लगेगा क्या हो गया। फिर वो सोचेंगे कि हमने क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही रिलेट करना है सस्टेनेबिलिटी को या हम इसमें कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ऐड कर सकते हैं। तो अभी जब तक आईकेएफ ने सोचना है तब तक वो आईईएसबीए का ही कोड ऑफ एथिक्स उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो जो आईकेएफ ने हमसे शेयर किया दैट इज आईईएसबीए का ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स अपडेटेड बाय सस्टेनेबिलिटी। अगर मैं 5 पोर्शंस का इंट्रोडक्शन कराऊं, जो पार्ट 1 है वो बताता है कोड ऑफ एथिक्स ओवरऑल क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स या प्रैक्टिशनर्स की 5 क्या काम की बातें होनी चाहिए, एंड हल्का सा आइडिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का। तो जो पार्ट 1 है वो इंट्रोडक्शन देता था जो आप लोगों ने कैफ लेवल के सब्जेक्ट्स में देखा था। पार्ट 2 बताता है अकाउंटेंट इन बिजनेस, जिसको भी मैं कह रहा हूं प्रैक्टिशनर इन बिजनेस। अब इसको जो है वो इस वक्त सस्टेनेबिलिटी की नजर से हम देखेंगे तो ये बेसिकली हम प्रैक्टिशनर इन बिजनेस की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिशनर इन बिजनेस कौन होगा? वो प्रैक्टिशनर जो कि किसी जगह पे जॉब करते हुए किसी फ्लो में आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा होगा जो सर्विस प्रोवाइड करेगा फर्म के कॉन्टेक्स्ट में और एक बंदा होगा जो नौकरी कर रहा होगा। तो अब ऐसे में ये जो इन बिजनेस है, जो अकाउंटेंट है जिसको हम यहाँ प्रैक्टिशनर की बात कर रहे हैं, वही रिप्लेस ऑल की वजह से जो एरर है, ये नौकरी करता हुआ इंसान है। हमारा ये स्कोप नहीं है, आपने काउंट ही नहीं करना ये वाले स्कोप को। हम जनरल गाइडेंस लेंगे पार्ट 1 से, पार्ट 2 वाले को इग्नोर करके सिर्फ ब्रीच ऑफ ड्यूटी का एक हल्का सा यूनिट यहां से पकड़ेंगे। ये हमारा मेन एरिया प्रैक्टिशनर इन प्रैक्टिस। हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होता है वो क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑडिट की, एश्योरेंस की, उस तरह की सर्विसेज। अब हमारा जो प्रैक्टिशनर होगा वो क्या करेगा? एनी सर्विसेज इंक्लूडिंग सस्टेनेबिलिटी। तो अभी किया ये कि ऊपर के 4 पोर्शंस में से थोड़ा थोड़ा सा उसके अल्फाज, थोड़े थोड़े से उसके पोर्शन जेनेरिक कर दिए, लेकिन जो मेन चेंज है वो ये 5वां पोर्शन है। पार्ट 4 में इंडिपेंडेंस होती थी। इंडिपेंडेंस में क्या होता था? ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट या एश्योरेंस एंगेजमेंट्स वगैरह, इसके बारे में गाइडेंस होती थी। तो अब ये पार्ट 5 क्या करेगा? पार्ट 5 इस पूरे का एक अच्छा खासा रेप्लिका है। ये पोर्शन पूरा पकड़ा उन्होंने और इसको
सस्टेनेबिलिटी वाले प्रैक्टिशनर से अल्फाज रिप्लेस कर दिया। मैंने आपको कहा था जिसने CFAP 6 में ये 4 पार्ट्स होते हैं, जिसने CFAP 6 पढ़ा हुआ है वो कुछ नया नहीं पढ़ेगा इस टॉपिक में, उसने सारी बातें ऑलरेडी पढ़ी होंगी, सिर्फ अब आप ग्लोबल वर्ड ज्यादा यूज करेंगे, अकाउंटेंट नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिशनर बोलेंगे। जी बिल्कुल। अब अगेन CFAP 6 में पार्ट 2 नहीं होता, तो मैं यहाँ पे भी बता रहा था कि पार्ट 2 हमारा यहाँ पे भी इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम सस्टेनेबिलिटी वाले बंदे को एक जॉब होल्डर नहीं काउंट कर रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिशनर काउंट कर रहे हैं। कुछ अर्से बाद इन्हें दोबारा से एहसास होगा कि जब लोग नौकरियां कर रहे होंगे सस्टेनेबिलिटी की, तो उनके बारे में गाइडेंस कहां से है, तो फिर वो वाले पोर्शन भी ये बाद में ऐड करेंगे। तो फिलहाल इन्हें समझ आता है कि सस्टेनेबिलिटी आज एक सर्विस प्रोविजन है, जो कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिशनर हैं जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो इसमें मौजूद होंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, जो नई कंपोजिशन है, ये डॉक्यूमेंट कैसे बना, 100% ऑफ पहला पोर्शन रीड्राफ्टेड, इस पोर्शन ने दे दिया, इसका सिर्फ एक यूनिट ब्रीच से रिलेटेड वो लिया, ये सारा का सारा तकरीबन एक आध चीजों को छोड़ के, जैसे सेकंड ओपिनियन और इस तरह के 2 एरियाज, तो उसको छोड़ के तकरीबन 90% ये भी पकड़ा और तकरीबन 90% ये भी एरिया पकड़ा, और इन सबको जोड़ के एक नया वो बना दिया। फिर सोचा इतना कौन याद रखे, तो जिसको यहाँ पे 220 कहते थे उसको यहाँ 5220 कह दिया, जो यहाँ पे 310 होता था उसका यहाँ नाम रख दिया 5310, ताकि उनके अपने रेफरेंस भी आउट ना हो। तो यूं समझें कि हमारी तरह के कुछ लोग बैठे, उन्होंने कोड पकड़ा और एक एक करके लाइन बाय लाइन उसको अमेंड करते गए। तो ऐसे में जब मैं इसके नोट्स बनाना शुरू हुआ, तो शुरू में जब इस कोड को ओरिजिनल कोड से कंपेयर किया तो समझ ही आया कि इसमें थोड़ी चेंजेस हैं। बजाय इसके कि मैं ये वाला डॉक्यूमेंट पकड़ता और इसके सारे नोट्स दोबारा से बनाता, जब इसको देखता जा रहा था तो मुझे साफ नजर आ रहा था कि तो तकरीबन वही बातें चल रही हैं। तो फिर मैं CFAP 6 और CFAP 2 के जो नोट्स हैं उनका कंबाइंड डॉक्यूमेंट पकड़ा, फिर उसको 1 बाय 1 से कंपेयर करना शुरू किया, तो पता ही लगा कि चेंजेस वही हैं। अकाउंटेंट की जगह प्रैक्टिशनर, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं यूज करते, ये हमेशा फर्म यूज करते हैं। फिर सोचा कि किसी ने ये काम कभी तो किया होगा, शायद इंटरनेट पे मिल जाए, गूगल पे सर्च किया नहीं मिला, ChatGPT बहादुर को पीछे लगा दिया। मैं क्या, देखो ये मेरी समस्या है, ये नया डॉक्यूमेंट है, ये पुराना डॉक्यूमेंट है, किसी ने दुनिया में इस पुराने डॉक्यूमेंट को इस नए डॉक्यूमेंट पे लेके आया होगा। ऑल्दो मैं उसको 2 डॉक्यूमेंट्स को मैच करके उसमें ट्रैक कर चुका था कि क्या चेंजेस हैं, लेकिन मैं अगर जाके ढूंढूं कहीं दुनिया में किसी जगह, किसी ड्राफ्ट, किसी मिनट्स, किसी उसमें कोई वर्किंग होगी, तो अचानक से एक वर्किंग साथ आ गई, एक PDF की फाइल जो कि ओरिजिनल कोड था और उसमें जो चीज चेंज होनी थी वो कट करके और उसकी जगह नई चीज आई हुई थी। एहतियातन उसको हल्का सा कंपेयर किया, जिंदगी आसान हो गई, CFAP 6 के नोट्स पकड़े, वो डॉक्यूमेंट पकड़ा और जहां जहां तब्दीली थी वहां अपने पास तब्दीली कर ली। ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने क्या चालाकी की, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये इतना सिमिलर है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था। टोटल 2 नए यूनिट्स थे, बिल्कुल आधे सफे के, और मुश्किल से 2-3 जगह 3-4 नए पैराग्राफ हैं जो कि ओरिजिनल में नहीं थे, बाकी तकरीबन ये पोर्शन रेप्लिका है ऊपर वाले पोर्शंस का। तो जिसने CFAP 6 का कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा हुआ है उसके लिए दिक्कत बड़ी कम है, जिसने खाली कैफ वाला पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। घबराए नहीं बैठे। तो कोड ऑफ एथिक्स जिसका हमारा इस वक्त स्कोप क्या है, पार्ट 5, टेक्निकली कहने को पार्ट 5 है लेकिन पूरा कोड पढ़ना है हमने, क्योंकि पार्ट 5 उन्हीं पार्ट्स को ही रीड्राफ्ट करके बना है। अब ओरिजिनल कोड ही अब रिवाइज हो चुका है। अब अगेन इस पोर्शन में नहीं, लेकिन थ्रू आउट अब वो ना अल्फाज ज्यादा ग्लोबल इस्तेमाल करना शुरू हो गए, कुछ चेंजेस वो लेके आए हैं, अभी वो कुछ देर तक अकाउंटेंट चला रहे हैं, इस पोर्शन में टोटल प्रैक्टिशनर ले आए हैं, लेकिन जो उससे अगला वर्जन है उसमें ये है कि ये सारा जेनेरिक हो जाएगा, क्योंकि वर्ड अकाउंटेंट, या कल को हो सकता है डेफिनेशन देते हैं अकाउंटेंट मीन्स एंड इंक्लूड सस्टेनेबिलिटी वर्किंग करने वाला भी, तो मसला हल। लेकिन इधर प्रैक्टिशनर लिख देना ज्यादा सेफ है, क्योंकि उससे ऑडिट वाला भी चल जाएगा, अश्योरेंस वाला भी चल जाएगा, सस्टेनेबिलिटी वाला भी चल जाएगा। तो इस टाइम पे एक और डॉक्यूमेंट भी दुनिया में पाया जाता है जो बताता है कि इसके आने से ओरिजिनल कोड पे क्या फर्क आया। तो अब कोड सारा का सारा रिवाइज हो चुका है, हल्की सी रिवीजन ऊपर है और नीचे वाले पोर्शन ने ऊपर वाला पोर्शन पकड़ के और अपना एक स्पेसिफिक टू सस्टेनेबिलिटी। तो पार्ट 5 इज स्पेसिफिकली फॉर सस्टेनेबिलिटी और पार्ट 1 से लेके 4 तक जेनेरिक है, जो सस्टेनेबिलिटी वाले बंदे पे भी चल जाएगा और अदर अकाउंटेंट्स पे भी चल जाएगा। बट हमारा सब स्कोप ऊपर वाले चांदी, हमारा स्कोप ये है, और ये अकेला भी कम स्कोप नहीं है। अगर आप किताब में देखें तो हमारे दो सबसे बड़े जो टॉपिक है वो एश्योरेंस है, ये कोड ऑफ एथिक्स है। बट ये इंडस्ट्रीज की तरह ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, इसको हम समझते जाएंगे, चीज आगे बढ़ती जाएंगी। शुरू में हमें थोड़ा सा बेस में टाइम लगेगा, कुछ पुरानी बातें आपकी याद आएंगी और फिर हम आगे चलते चले जाएंगे। हो जाए कोड ऑफ एथिक्स। अगेन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस प्रैक्टिशनर यानी कि प्रैक्टिशनर जो है उसका एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क है कि एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट इन सस्टेनेबिलिटी वाला बंदा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सोचता है। प्रैक्टिशनर की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ इंडिविजुअल क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन की नीड सेटिस्फाई करना नहीं होती, उसका मेन मकसद होता है कि वो अवामुन नास के वसीदर मफाद में चलता है। ये जो कोड है इसमें कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई है, तो पहले ये कोड का इंट्रोडक्शन कराता है कि जिस रिक्वायरमेंट के साथ जिसके साथ आ लिखा होगा वो रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड होगी, और जिसके साथ ए लिखा होगा वो एप्लीकेशन। जैसे यानी कोड पैराज और एप्लीकेशन पैराज, बोल्ड पैराज और अनबोल्ड पैराज, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होते हैं। इसी तरह से आपका जो सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस वाला था उसमें कुछ बोल्ड पैराज थे, अगर आप स्टैंडर्ड खोल के देखें तो आगे एक ए सीरीज है जो एप्लीकेशन पैराज है। तो इसी तरह से इनका कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एप्लीकेशन है, फिलहाल इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वन फाइन गुड डे हम एक दफा इसकी शक्ल भी देख लेंगे कि ये सॉफ्ट में दिखता कैसा है। तो ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन थी ये बात। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कोड ऑफ एथिक्स जो 2024 वाला वर्जन है वो मेंबर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मिनिमल एक्सेप्टेबल जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोफेशनल कंडक्ट के। ये नहीं अभी अपने वो बता रहे हैं, फजाइल बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम तमाम प्रैक्टिशनर्स को कहते हैं कि आप कोड फॉलो करें। कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जो लॉ या रेगुलेशन मना कर देगा कि आप कोड मत फॉलो करो, ऐसे में हम किसको फॉलो करेंगे? लॉ को। कुछ जगह शायद कोड को फॉलो करना पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं होगा, तो वहां हम कोड को फॉलो नहीं करेंगे और बताएंगे कि हमने कोड को फॉलो क्यों नहीं किया। तो यूं समझे कि आपके पास जो पहला सफा उसके ऊपर तो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि बस बता रही है कि कोड की एप्लीकेबिलिटी और वो किस तरह से। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो फिर हमारे आ जाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने कौन से 5 फंडामेंटल
फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े थे? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपेटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। 5 बातें आप लोगों ने पढ़ी थी। उस वक्त हम पढ़ते थे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जात में ये 5 बातें होनी चाहिए। अब पता नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट किसे कहते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस पेपर, एक प्रैक्टिशनर की जात में ये 5 बातें होनी चाहिए। हर प्रैक्टिशनर को इंटेग्रिटी शो करनी चाहिए। हर प्रैक्टिशनर को ये चाहिए कि वो ऑनेस्ट हो, ऑब्जेक्टिविटी पूरा करे, कॉन्फिडेंशियलिटी को फॉलो करे, प्रोफेशनलिज्म शो करे। अब ये बातें क्या है? इंटेग्रिटी तो ऐसी चीज है जिस पे मेरा जज्बाती होना बनता है, लेकिन मैं इंटेग्रिटी को भी फिलहाल जंप स्किप कर रहा हूं। मुझे थोड़ा सा मौका मिलेगा तो मैं इस पे तकरीर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा लास्ट चांस है आप लोगों के साथ इंटेग्रिटी की बात करने का। ऑब्जेक्टिविटी, मकसदियत, अनबायस्ड होना। ये जो प्रैक्टिशनर जब जाएगा और ये अपनी रिपोर्ट देने जा रहा होगा तो कंपनी वाले चाहेंगे इसे थोड़ा सा लालच दें, शायद उसको अपने मेन मकसद से हटा दें। तो ये अपने मेन मकसद से नहीं हटेगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपने ये देखना है कि आपका मेन काम क्या है और कोई लालच, कोई अट्रैक्शन आपको अपने मेन काम से ना हटा दे। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का मेन काम है पढ़ाई और आर्टिकलशिप। तो आईकेएम ने क्या पाबंदी लगा दी है? ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आप किसी और तरीके से नहीं कमाएंगे। क्यों? वो कहते हैं कि ये बच्चा जो कि इस वक्त सीख रहा है, समझ रहा है, फर्म को देख रहा है, इंडस्ट्री को देख रहा है, काम कर रहा है, इस टाइम पे ये थोड़े से पैसों के लालच में अगर कोई ऐसा काम करना शुरू कर देगा जिससे पता नहीं इसकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो या ना हो, और उसकी वजह से जो यहाँ सीख रहा था, कर रहा था, अगर वो काम इसने गलत करना शुरू कर दिया तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो ऐसे में उनके मुताबिक आपकी ऑब्जेक्टिविटी आउट हो जाती है। चलो उनसे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। जब आप एक स्टूडेंट हैं और आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और ऐसे में आपके यार दोस्त हैं, यार एक नई ऐप आई है फॉरेक्स की, उसमें जो है ना वो बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट्स होते हैं। कोई दोस्त बता दे कि जी आजकल एक नई गेम है, उस गेम में आप कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर को आगे लेके जाते हैं, फिर कैरेक्टर को बेचते हैं, बड़ी जबरदस्त इनकम है। अब आप अपना सारा मकसद छोड़ के वो गेम के पीछे पड़ जाए, 2-3 महीने तो बहुत अच्छे गुजारे, आपने अपना प्रोफेशन दांव पे लगा दिया। इसका मतलब आपने जो हरकत की वो ऑब्जेक्टिविटी के अगेंस्ट थी। ऑब्जेक्टिविटी वाज कि आपको बताना चाहिए था मेरा पर्पस क्या है। आपका पर्पस था आपने क्वालिफाई करना था, आपका पर्पस था आपने जिंदगी में आगे जाना था, आपका पर्पस था आपने अनबायस्ड रहना था, आपका पर्पस था कि आपका जो पढ़ाई वाली डायरेक्शन है उसमें कोई मोबाइल, कोई अट्रैक्शन, कोई दोस्त, कोई फन टाइम, कोई और चीज आपको गुमराह ना करती। तो इसी तरह से प्रैक्टिशनर की भी ऑब्जेक्टिविटी है। दे हैव नॉट टू कंप्रोमाइज, दे शुड नॉट कंप्रोमाइज देयर प्रोफेशनल या बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनड्यू रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी और अदर एंटिटी। अब इसमें जो नई बात है वो अनड्यू रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी है कि अब आपकी ऑब्जेक्टिविटी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। पता लगे आप सारा काम ChatGPT से करवाएं तो गलत हो जाएगा। आप सस्टेनेबिलिटी के प्रैक्टिशनर हैं, आप गए क्लाइंट ने कहा ये देखेंगे हमारी सस्टेनेबिलिटी की वर्किंग आपने कहा दो, और 10 उठा के GPT को दिया, उसको कहा भी बताओ, उसने कहा बेहतरीन है, चौका से दे दो साफ ओपिनियन। टेक्नोलॉजी तो इतनी फास्ट है, तो बगैर ध्यान से देखिए, बगैर एविडेंस को वेरीफाई किए, बगैर चीजों की तरफ जाए, अगर आपने टेक्नोलॉजी पर रिलाई किया तो बेसिकली आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी खो दी। जो आपका मेन पर्पस था कि आप चीज को देखते, अपना एक ओपिनियन फॉर्म करते, वो आपने किसी और के हवाले कर दिया। आप कोई ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं करेंगे अगर सर्कमस्टांसेस आपको क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ पे आप ये अकाउंटेंट गलत लिखा है। प्रोफेशनल की जो प्रैक्टिशनर की प्रोफेशनल जजमेंट है वो अगर यहाँ पे मुतासिर हो सकती है तो आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जी अब अगेन फिर कुछ जगह में एक्सपर्ट्स भी बुलाने पड़ेंगे। अब एक्सपर्ट एक ऐसा एरिया बन गया कि कोड ऑफ एथिक्स ने एक्सपर्ट का पूरा पोर्शन दिया, और जब वो पोर्शन में हम आईकेएम की तरफ से दिए हुए कोड ऑफ एथिक्स में जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि इसका ड्राफ्ट बाद में आएगा। जो मेरे पास वर्जन था वो ज्यादा अपडेटेड था, और मैं जब इसके नोट्स बना रहा था तो मैंने उस वर्जन से कंपेयर किया जो आईकेएम ने दिया था। तो आईकेएम के बाद जो वर्जन इस वक्त अपलोड हुआ है उसके अंदर 2-3 ऐसे एरियाज हैं जिसको कह रहे हैं कि अभी नहीं, इसका बाद में ड्राफ्ट आएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर हो गए। बल्कि ग्रुप में डिबेट भी हुई थी, पता नहीं यहाँ हुई थी या शायद किसी दूसरे ग्रुप में, तो वो वहां पे वो चीज हमने शेयर की थी कि ये चीज अभी हमारे स्कोप से बाहर है। ऑब्जेक्टिविटी समझ आ रही है, मकसदियत, प्रोफेशनल कंपेटेंस और ड्यू केयर। क्या होती है प्रोफेशनल कंपेटेंस? जो काम हम कर रहे हैं वो हमें आता हो। आप पहुंच गए ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स बनाने और आप जनाब वहां पे पहुंच गए कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशन निकालूंगा, वो स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3। किसी ने आगे पूछा ये स्कोप 3 क्या होता है? आपने कहा 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दो, मोबाइल GPT यार स्कोप 3 क्या था, तो काम तो खराब हो जाएगा। इफ यू आर गिविंग अ सर्विस तो आपको उसमें प्रोफेशनली कंपेटेंट होना चाहिए, और खासतौर पे वो वाली सर्विस जो दुनिया में इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। अगर आप कंपेटेंट नहीं, आपको वो काम नहीं आता तो फिर आपको वो काम अंडरटेक नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग सर्विस, आप बहुत अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, टैक्स की सर्विस दें, आपको ऑडिट करना अच्छा आता है, जरूर करें। लेकिन इफ यू आर नॉट प्रोफेशनली कंपेटेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी तो ये नहीं सोचना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में कुछ भी कर सकता हूं। आपको उसकी स्पेशलाइजेशन समझनी होगी, उसके स्टैंडर्ड समझने होंगे, उसके प्रोटोकॉल समझने होंगे, उसके मैट्रिसेस समझने होंगे, उसकी अपनी लाइन समझनी होगी, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। जो काम करना है ड्यू केयर से करना है। ये क्या होती है? एहतियात। तो फिर केयर लिख देते जितनी जरूरी है। आप जिस चीज को देख रहे हैं, कुछ जगह ऐसी होंगी जहां हल्के फुल्के से भी काम चला लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको रेगुलेटर का किसी ने रिपोर्ट दी कि ये वादा वालों ने इशू किया कि हमारी बिजली की कंपोजिशन है, तो शायद वहां पे हम कम वेरिफिकेशन से भी काम चला सकते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट पे देख लिया, और एक जगह इन्होंने अपनी एक वर्किंग लागी थी जिसमें उनके अपने लोकल स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व थे, तो आपको समझ आ गया कि ध्यान से देखने वाली चीजें तो गड़बड़ें की हुई होंगी इन्होंने। तो जिस चीज को जितनी केयर देनी बनती है उतनी केयर देनी है। अब इस वक्त मैं थोड़ा कोशिश करूंगा हम कोड को एक सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिशनर, जॉब करने वाला नहीं, अश्योरेंस सर्विस देने वाला, उसकी नजर से देखूं तो जो भी सर्विस देने आएगा उसको वो सर्विस देने के लिए प्रोफेशनली कंपेटेंट होना चाहिए, उसके पास वो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, उसको वो बातें आती हों, वो काम करना आता हो। जब उसे वो काम करना आता होगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। अब अगेन कंपेटेंस इज नॉट ओनली अटेनमेंट ऑफ प्रोफेशनल कंपेटेंस। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए या सस्टेनेबिलिटी की सर्टिफिकेशन हासिल कर ली तो काफी नहीं है, आपने साथ साथ उसको
मेंटेन भी रखना है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं दुनिया में, वो कैसे अपने लोगों की कंपिटेंस को साथ साथ अपहोल्ड करके रखते हैं? सीपीटी, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज करवाते हैं। तो आप जिस भी फोरम को ज्वाइन किया हुआ है, अगर आप आईकेएफ के मेंबर हैं, आप किसी भी तरह की प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, तो आप देखें कि वो आपको क्या सीपीटी रिक्वायरमेंट बताते हैं, आप उन्हें फॉलो करें, अपने आप को अप टू डेट रखें, हर काम ध्यान से करें, जिस पे जितनी प्रोफिशिएंसी देनी चाहिए उतनी प्रोफिशिएंसी दें। बीइंग अ प्रैक्टिशनर, दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप प्रोफेशनली कंपिटेंट भी हैं और आप ड्यू केयर भी एक्सरसाइज करते हैं। क्या बात समझ आई? कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये चीजें आप लोगों ने देखी हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। प्रोफेशनल बिहेवियर नंबर 4 को स्किप किया क्योंकि उसके ऊपर डिस्कशन आता है। प्रैक्टिशनर, इसको छोड़ें, आप बताएं प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है? तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा आप उस तरह का बिहेव करेंगे एनवायरनमेंट। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी पढ़ाई, अपनी नॉलेज, अपनी मैच्योरिटी के मुताबिक काम करेंगे। आप एक खास लेवल तक पहुंचे हुए हैं, आपने एक क्वालिफिकेशन ली हुई है, आपके पास कुछ तजर्बा है, आपने कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं, आप एक प्रोफेशन के अंदर मौजूद है। तो प्रोफेशन रिक्वायर करता है कि आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है आपने उल्टी सीधी बात नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। आप क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट से आपने कहा कि भाई आप अपनी जो है ना वो ग्रीन हाउस गैसेस की मिशन की मुझे जरा वो दें, वर्किंग डे, उन्होंने ना दे तो क्या करोगे? आपने 2 चपेड़े कराई, उसको जमीन पे गिरा दिया, गर्दन से पकड़ लिया। ऑब्वियसली हम तो ऐसा नहीं करेंगे। हम प्रोफेशनल्स हैं, हम जो है वो बातचीत से मसला हल करते हैं, हिंसा के खिलाफ हैं हम, जो है वो झगड़ते नहीं है। तो दुनिया में इतने सारे बिजनेसमैन झगड़ते हैं, इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस सीकर आपस में बड़े जबरदस्त फटे होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में नहीं आता कि इनके फटे हो गए, आपस में भी फटा करेंगे, इतने क्यूट तरीके से करेंगे, पता नहीं लगेगा। इतनी प्रोफेशनल जुगते कराएंगे एक दूसरे को तो अंदाजा ही नहीं होगा। तो अगर 2 पार्टनर्स का आपस में इख्तिलाफ है तो ट्रेनीज को अंदाजा ही नहीं होगा कि आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, उनका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। अब अगेन लड़ाई होनी नहीं चाहिए तो सबसे अच्छी बात है, बट जहां दुनिया में इंसान होंगे तो लड़ाई होगी। तो इख्तिलाफ तो अपनी जगह है, लेकिन उस इख्तिलाफ को आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यहाँ से आपका प्रोफेशनलिज्म शो होगा। आप अगर जो है वो बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहे हो, आप अगर क्लाइंट पे जाके नॉन सीरियस एनवायरनमेंट वो कर रहे हो, आप क्लाइंट पे गए और क्लाइंट के बंदों के साथ घूमने फिरने निकले हुए हैं, काम छोड़ के, और जो है ना फन टाइम चल रहा है, मस्ती चल रही है, वो आपको तरबेला डैम दिखाने गए हुए हैं, वहां पे कौन आइसक्रीम खा रहे हैं और फुल फन टाइम चल रहा है, और उधर से बेचारी कंपनी की जो स्टेटमेंट सब इंतजार कर रही है प्रैक्टिशनर का, जो भाई साहब फ्री होकर आएंगे, और जब आप पहुंचाने का टाइम का मैं कोई बात नहीं कह रहा है, एआई मौजूद है। अच्छा, एआई गड़बड़ भी कर सकती है, कोई मसला नहीं। एक दफा जीपीटी को दिया, एक दफा जेमिनी को दिया, फिर दोनों रिजल्ट उठा के क्लाउड पे कंपेयर करवा लिए और एक बेस्ट खूबसूरत सी रिपोर्ट दे दी। आजकल तो मसला आसान है। अभी और डर गए हैं, ये स्टैंडर्ड बनाने वाले डर गए हैं कि हमें जो नस्ल मिलने वाली है और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, ऊपर से जेन जी मेहनत से दूर भागे हुए, जो काम कंप्यूटर पे मोबाइल पे बैठ के हो जाए वो सबसे जबरदस्त है। तो खुदा ना खास्ता ये लोग जो है अगर क्लाइंट पे चले गए और इन्होंने सर्विस देने की कोशिश की, उनके पास जो टूल मौजूद है, तो इन्होंने तो अपनी सीट से उठे बगैर पूरा ऑर्डर खत्म कर देना, इन्होंने सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो इसलिए वो थोड़े से डर गए हैं और वो कह रहे हैं कि जब आपका जो प्रोफेशनल बिहेवियर है ना वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिशनर ने नोइंगली अपने आप को ऐसी किसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं करना जो आपकी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशन की गुड रेपुटेशन के खिलाफ हो। कुछ ऐसा नहीं करना जिसके बाद लोग कहें यार ये आईक्यू वाले सस्टेनेबिलिटी वाले हैं, अच्छा ये तो इस तरह के लोग हैं, लोग यार ये आईक्यू वाला बंदा है, अभी देखो कितना कमाल काम करके गया, इसकी रिपोर्ट देखो कितनी प्रोफेशनल है, इसकी डीलिंग देखो कितनी प्रोफेशनल है, कितनी ठोक बजा के बात की है, कितनी सच्ची सीधी बात की है, बजाय इसके कि लोग कहेंगे यार आजकल आईक्यू में किस किस्म के बच्चे आ रहे हैं, ये क्या करके गया है। ये देखो चैटजीपीटी की आखिरी लाइन जो खुद से डालता है चैटजीपीटी, वो तो डिलीट नहीं की इसने, ड्राफ्ट मैसेज डिलीट नहीं। तो आपने किसी ऐसी एक्टिविटी में किसी उस तरह के उसमें नहीं एंटर होना जिससे आपके प्रोफेशन की साख पे आ जाए। नोइंगली अपने आप को ऐसे किसी कंडक्ट में एंगेज नहीं करना जो पब्लिक का ट्रस्ट, सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन या किसी भी किस्म की एश्योर्ड इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आउट कर दे। तो ऐसा ना हो कि आप जो है वो एश्योरेंस प्रोवाइड भी कर रहे हो और साथ दुनिया को लग रहा हो कि नहीं यार ये बंदा तो बहुत बाइज्ड है। तो आपने प्रोफेशनली अपने आप को बचा के रखना है। अब ऐसे में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो वहां तो इश्तिहारबाजी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं। इन्होंने ये ना कि सस्टेनेबिलिटी वाला बंदा आके जो है वो फेसबुक को ब्रोशर से भरता है, तो यहाँ नई बात जो कि इससे पहले इस तरह से नहीं होती, व्हाइल एडवर्टाइजिंग और प्रमोटिंग सर्विसेज प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। आपको ये तो पता है कि मेरे पास यही मौजूद है, तो आपने लिख दिया हर किस्म की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स का तसल्ली बख्श काम किया जाता है। हर इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी हमसे ले ले, क्योंकि एक इंडस्ट्री आपको नहीं समझ आती होगी, कोई बात नहीं, आप जीपीटी से कहेंगे तुम्हें आती होगा, कोई बात नहीं, तुम बस बताओ करना क्या है। तो आप अपनी सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट में बहुत ध्यान करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, ट्रूथफुल रहेंगे, आप एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं करेंगे अपनी सर्विसेज के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। कुछ आपका कितना एक्सपीरियंस, आपने 122 साल, आपका 2 महीने का एक्सपीरियंस और बाकी सारा चैटजीपीटी का एक्सपीरियंस। तो कोई एग्जैजरेटेड क्लेम नहीं है कि हम कितनी सर्विस देंगे, हमारा क्या तजर्बा है। पता लगे आप कहें कि मैं तो सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस के ऊपर पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, कहेंगे यार 2024 में पैदा हुआ है ये, तुम 5 साल से कौन सी चीज पे काम कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज्यादा ओवर होके नहीं चलना, डिसब्रैगिंग कमेंट्स नहीं देने बाकी प्रैक्टिशनर के बारे में। आपने ये नहीं कहना कि जी असल सर्विस मेरे पास है, बाकी तो चैटजीपीटी यूज करते हैं, असली वाला मैं हूं, मैं जिस तरह की सस्टेनेबिलिटी कर रहा हूं ना बस ये है असली वाली सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये वाली हरकतें नहीं करनी। अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजन नहीं करने दूसरों के वर्क के साथ, कि देखिए फलाना रिपोर्ट दी थी 150 सफे की रिपोर्ट थी, ये देखिए मेरी 10 सफे की रिपोर्ट है। अब शायद रिक्वायरमेंट 150 सफे की रिपोर्ट की थी, तो ओवर नहीं हो जाना। इन्होंने कहा आपका प्रोफेशनल बिहेवियर है, आप एक नई दुनिया में जा रहे हैं, जब नई दुनिया में जाते हैं तो कंपटीशन आता है। जब कंपटीशन आएगा तो इसको तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, तमाम लोग कोशिश करेंगे क्लाइंट्स पकड़ने की एक नए बिजनेस एवेन्यू में। तो नए बिजनेस एवेन्यू में क्लाइंट पकड़ेंगे तो पुरानों में तो कुछ पुरानी रूटीनें सेट हो गई हैं, बहुत दाद को हमेशा यही देखा कि भाई ध्यान से डिसेंट तरीके से बात करनी है और उल्टे सीधे क्लेम नहीं करने, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अब ये नई चीज में अचानक से लोग जज्बाती ना हो जाए, तो आपको कह रहे हैं कि आपका प्रोफेशनल बिहेवियर आपको ये कहता है कि आपने ये हरकतें नहीं करनी। प्रैक्टिशनर शुड कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन और अवॉइड एनी एक्शन जो कि प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट कर दे। बार बार प्रोफेशन वालों को अपनी पड़ी है कि यार हमें जलील मत करा देना। क्या प्रोफेशनल बिहेवियर समझ आ रहा है? पक्का। देन कॉन्फिडेंशियलिटी,
ये जो सर्विस प्रोवाइड करने आया ना सस्टेनेबिलिटी की, इसको उस लेवल की एक्सेस है जो अक्सर ऑडिटर के पास भी नहीं होती है उसके पास, लेकिन उसको उस इन्फॉर्मेशन से लेना देना नहीं होता। आप तो कंपनी के अंदर उसके यूनिट्स और उसके रॉ मटेरियल की जो कंपोजिशन है और उसके क्या कंट्रोल्स हैं, आप उस लेवल पे जा चुके हैं। आप कंपनी के अंदर मौजूद जो स्टाफ है, उस स्टाफ को किस किस मौके पे किस किस तरह की छुट्टियां मिलती हैं और किस बंदे ने किस वजह से कितनी ज्यादा या कम छुट्टियां मिली, आप तो उनके रिकॉर्ड के अंदर इतने ज्यादा डेप्थ में जा चुके हैं कि आपको वो बातें भी पता लग गई हैं जो उनके अपने कोलीग मेंबर्स को भी नहीं पता होगी कि जी इस बंदे ने इस टाइम पे इतनी लंबी छुट्टी क्यों की थी। आपसे तो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। आप अमानतदार होंगे सारी इन्फॉर्मेशन की और आपने वो इन्फॉर्मेशन पर दुनिया के सामने नहीं लेके आनी। आपने ख्याल रखना है कि हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है अपने बिजनेस पोजीशन की वजह से आपने उसे ना जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ना उस इन्फॉर्मेशन को बेच के वहां से कोई फायदा उठाना है, ना किसी और को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करके उसका बिजनेस एडवांटेज एट द लॉस ऑफ आपका क्लाइंट, ऐसा भी नहीं करना। इवन यहां तक लिखा हुआ है कि आपने इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में भी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको पता लगी आपने कहीं डिस्क्लोज नहीं करनी। तो यारों दोस्तों में बैठे हुए हैं और जनाब जो है वो बोतल पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और साथ में यार तेरे भाई ने आज जो देखा ना फलाना कंपनी अपने आप को कितना नेक और पारसा कहती है, अंदर का खाते तो मुझे पता है, ये इन्फॉर्मेशन है ऐसे, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे है, इतना कहते हैं कि नहीं पेपर बचना चाहिए, एनर्जी ज्यादा ना हो और ऐसे, और अंदर खाते इतनी ज्यादा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फजूल सी चीज के ऊपर लगा दी उन्होंने। तो आपको मिलेंगी ऐसी इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्रोफेशन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखेंगे, ना सिर्फ खुद ख्याल रखेंगे बल्कि आपके साथ जो टीम मेंबर्स आपके नीचे काम कर रहे हैं आप उधर भी इंश्योर करेंगे कि वो कोई गलत हरकतें ना करें। इंग्लिश एक बार देख लेते हैं। प्रैक्टिशनर रिस्पेक्ट करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप उसको आई है। बी अलर्ट, ध्यान रखिए कि कहीं गलती से भी कोई डिस्क्लोजर ना हो जाए, इंक्लूडिंग एक सोशल एनवायरनमेंट में भी, खासतौर पे किसी क्लोज बिजनेस एसोसिएट या इमीडिएट या क्लोज फैमिली मेंबर के सामने। अब अगेन क्लोज फैमिली मेंबर आपके इर्द-गिर्द का जो 1 to 1 साइकिल है वो सारे होते हैं, इसमें आपके वालिदैन भी आ जाते हैं, आपके बहन भाई भी आ जाते हैं, आपकी औलाद भी आ जाती है, लेकिन एक उससे भी कुर्बत का साइकिल होता है, उसको हम कहते हैं इमीडिएट फैमिली मेंबर। इसमें आपके स्पाउस और डिपेंडेंट्स आते हैं बस, अगर डिपेंडेंट हो तो, अदरवाइज इसका जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है दैट इज क्लियरली सिर्फ स्पाउस और सिर्फ डिपेंडेंट्स। वो क्लोज फैमिली मेंबर जो कि या तो आपके स्पाउस हैं या आपके डिपेंडेंट है। तो अगर आपका भाई है तो वो क्लोज फैमिली हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो इमीडिएट फैमिली ना हो। वालिदैन मोस्ट ऑफ द केसेस में शायद आपके क्लोज फैमिली मेंबर होंगे, इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं होंगे। तो इमीडिएट फैमिली मेंबर का इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी ज्यादा क्लोज है, और वो ये मानते हैं कि कुछ बातें इंसान अपने वालिदैन से भी छुपा लेते हैं, बीवी को जरूर बताता है। तो मैंने कहा कि आपने एक सोशल एनवायरनमेंट में भी, जब आप कमरे में बैठे हुए हैं और वो लिहाज ऊपर करके जब घड़ी दिखा रहे हैं कि चमक रही है, उस टाइम पे जो है वो आप सोशल एनवायरनमेंट में भी जब आप उसके साथ बैठे हैं बातें कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन का ख्याल रखना है। जी, इंडिपेंडेंट चाइल्ड भी फिर इसमें से गायब हो जाएंगे। तो चाहे सगा बच्चा है लेकिन वो अपने पैसे खुद कमा रहा है, बाहर है और अपना काम धंधा कर रहा है, तो वो इमीडिएट की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएगा। तो इमीडिएट एग्जैक्टली वो हैं जो स्पाउस या डिपेंडेंट्स हैं। डिपेंडेंट्स में जो भी डिपेंडेंट हो वो फिर आपके इमीडिएट में आ जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि आपने क्लोज में भी ख्याल रखना है और इमीडिएट में भी। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन विद इन द फर्म भी ख्याल रखना है। अपनी फर्म के मैनेजर को भी नहीं बताना अगर उसका इस डिपार्टमेंट या इस क्लाइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट ने बताई है उसका भी ख्याल रखना है। आप एक क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो, आप एक और क्लाइंट एक्वायर कर रहे हो, उस क्लाइंट को एक्वायर करने की बात फाइनल नहीं, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपने इन्फॉर्मेशन उठा के पिछले क्लाइंट को दे दी, वो भी गलत है। Not disclose confidential information acquired as a result of professional or business relationship outside firm, ये employing organization थोड़ा गलत लिखा हुआ है, outside firm without proper and specific authority. Not use such confidential information for personal or any third party advantage. तो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज आपको अपनी पोजीशन की वजह से मिली है, आपने उसमें ख्याल रखना है और आपने उसको डिस्क्लोज नहीं करना, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में भी नहीं करना, फर्म की एनवायरनमेंट में भी नहीं करना। ये सारा कुछ करने के बाद एक और काम जरूरी है, अपनी टीम के बारे में भी सोच लें। टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर कि जो पर्सनल अंडर प्रैक्टिशनर कंट्रोल और जो इंडिविजुअल जिनसे एडवाइस या असिस्टेंस ली जा रही है वो भी उतना ही ख्याल रखें जितना ख्याल कॉन्फिडेंशियलिटी का आपने रखा है। क्या बात समझ आ रही है? मुझे कोई सी 5 सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बता सकते हैं जो सस्टेनेबिलिटी के प्रैक्टिशनर के पास हो और आम लोगों के पास ना होती हो? सेंसिटिव। कंपनी कितना माल इंपोर्ट कर रही है जी, कंपनी के मेन सप्लायर्स कौन से हैं, उनमें से गलत प्रैक्टिसेस वाले सप्लायर कौन से हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो कंपोजिशन, केमिकल और जो फार्मूला है। आप तो यहाँ केमिस्ट्री में भी घुस गए ना, ऑडिटर तो उतनी डेप्थ में नहीं जाता था। आप तो आपको याद होगा केमिकल इंडस्ट्री के अंदर तो हम तो बिल्कुल बहुत ही बेस लेवल पे, इवन कौन सा जीएमओ था और उसके क्या क्या मसले थे वहां तक पहुंच गए थे। ग्रीन फाइनेंस में कौन से बैंक से किस कंडीशन पे कितना लोन, ग्रीन फाइनेंस पे कौन से बैंक से किस कंडीशन पे कितना लोन मिला और क्या उसमें फर्दर कोई डिस्काउंट्स वगैरह करवाए गए या नहीं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जो कि अभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुए, वो डिस्क्लोज होंगे रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट आएगी 2 महीने बाद। तो आज अगर आप बता देंगे कि कंपनी इंडोनेशिया की कंपनी के साथ मर्ज होने जा रही है तो कंपनी के शेयर्स और मार्केट खराब हो सकती है। लेबर प्रैक्टिसेस कंपनी के अंदर और कंपनी से जो कनेक्टेड सप्लायर्स है वहां क्या चल रही है, कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी ब्रीच की, आपको पता लगा, आप जाके कह रहे हैं कि इसको इस तरह से दिखाना है, कुछ बातें उन्होंने मान ली, कुछ नहीं मानी, वो वाली बात है। लोकल सोसाइटी को क्या मुमकिन खतरा है? सोसाइटी बेचारी सुकून से सो रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट के अंदर सोच रहे हैं कि इसकी क्या वर्डिंग होनी चाहिए कि जी हमारा वो फलाना वेज जो है आहिस्ता पानी के रिजर्व कितना करीब पहुंच गया है कि खतरा है कि पानी का रिजर्व आसपास का खराब हो जाए। अब ऐसे में बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाए तो हजारों लोगों का नुकसान हो जाए, लेकिन पब्लिकली बताएंगे तो भी मसला आएगा। तो अभी वो सोच रहे हैं कि हम उसको किस तरह से एड्रेस करें और आपके पास ये खबर पहुंच गई है और आप पहुंच गए लोकल कम्युनिटी के पास कि मेरे पास ऐसी खबर है जो बस पैसे दो और फिर मेरे से खबर खरीद लो। तो ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी वाले बंदे के पास कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसके पास कंपनी के अंदर की इस लेवल की इंफॉर्मेशन होगी क्लाइंट की कि अगर इसने डिस्क्लोज कर दिया तो मामला काफी खराब हो जाएगा।
डन स्टिल जी सर थोड़ा सा शायद डीप डाइव वाला क्वेश्चन है, लेकिन कैट लेवल पे हमने पढ़ा था एथिक्स की भी जो है वो जज करने के दो टाइप होते हैं, यूटिलिटी वो एंड पॉइंट एथिक्स और एक गोल एथिक्स। उसका यहाँ क्या है? ठीक है, यहाँ पे इस वक्त कोड ऑफ एथिक्स जो है वो वैसे ही वो उस पे चल रहा है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे चल रहा है, तो कोड ने अपना एक तरीका बताया हुआ है। वो जो हम कैफ लेवल पे देखते थे एंड पॉइंट एथिक्स वगैरह, वो फिर फ्रेमवर्क से बाहर निकल के बात होती थी। हम कहते थे कुछ मॉडल हैं जो हमें बताते हैं कि ये रूल्स होने चाहिए, और एक ओवरऑल सिस्टम है कि आप देखते हैं एंड रिजल्ट कैसा रहा। तो यहाँ एंड रिजल्ट की बात नहीं है, यहाँ हम अगर कोड को फॉलो कर रहे हैं तो ये हमें रेगुलेट कर रहा है, ये हमें समझा रहा है कि आपने ये करना और ये नहीं करना। क्या कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन समझ आई? क्या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कब? लॉ कहते हैं हमें पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अगर है, पब्लिक इंटरेस्ट में और हमसे किसी ने नहीं मांगी भी, अब क्या करें? मैं हमसे किसी ने पूछा नहीं है, लॉ ने हमसे मांगी नहीं है, हमारा दिल कर रहा है। अब ये एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है, हमें प्रोफेशनल बॉडी से डिस्कस करना चाहिए। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट पता नहीं क्यों इन्होंने हमारे उसमें नहीं डाला स्कोप में। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन वगैरह लेनी पड़ सकती है। किताब से पूछते हैं, किताब ने कहा कि जी कुछ सर्कमस्टांसेस या प्रैक्टिशनर जो है चाहे तो या उनसे रिक्वायर्ड है कि उन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ देना है। कहां? डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली, एक प्रोडक्ट थी, उसका प्रोडक्ट फार्मूला समझ आया, वो एक बहुत बड़े पैमाने पे गोंद बनाते थे, वो गोंद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में इस्तेमाल होती थी, और वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं जहां स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बन रही है, और वो $multi-billion इंडस्ट्री है। आपका छोटा भाई उसने ताजा जूतों के अंदर गोंद लगा के उनको मजबूत करने का बिजनेस शुरू किया है, लेकिन आपको ये समझ आया कि ये जो इनका केमिकल है ना, ये जरा थोड़ा सा स्पेशल है। तो आपने कंपनी से पूछा कि इन्फॉर्मेशन ये इसका ये सारा मेरे पास है, अगर आप इजाजत दें तो मेरा छोटा भाई जो दूर दूर तक आपका कंपेटिटर नहीं है, जिसका बेचारा गरीब सा काम है, अगर आप इजाजत दे देते हैं तो क्या मैं ये इन्फॉर्मेशन उसे बता दूं? कोड यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बगैर उनसे पूछे अपने भाई को भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे। तो अगर लॉ की तरफ से इजाजत हो तो भी आपको क्लाइंट से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी फॉर एनी इन्फॉर्मेशन जो आपको लग रहा है कि उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगी। दूसरा हो सकता है आपको लॉ ने कहा हो कि इन्फॉर्मेशन हमें दो, फॉर एग्जांपल लॉ ने कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं या कोई एविडेंस मांगा है किसी लीगल प्रोसीडिंग में, कोई पब्लिक अथॉरिटी को वायलेशन ऑफ लॉ हुआ, आईडी ने आके कहा जी फलाना फलाना जगह क्या था मामला तुम बताओ, तो अगर लॉ ने आपको एक्सप्रेसली किया और आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप इनकार नहीं करेंगे, आपको लॉ वालों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तीसरा, जहां आपके प्रोफेशन ने आपसे मांगा हो, आपकी कोई प्रोफेशनल ड्यूटी हो या राइट टू डिस्क्लोज हो, अगर लॉ ने मना नहीं किया तो हो सकता है कोई क्वालिटी रिव्यू या कोई मॉनिटरिंग हो किसी प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी की, और वो देखना चाहते हो कि ये आप अपना काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आप सस्टेनेबिलिटी के अगर एक्सपर्ट हैं और आप सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिशनर बनते हुए आप आईकेएफ के अंदर हैं या आप आईसीएमएपी के अंदर हैं या आप किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के अंदर है, तो उस बॉडी का अपना जो सिस्टम है जो क्वालिटी को चेक करता है, जब वो चेक करते हुए आपसे कहेगा कि हमें अपना डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, तो फिर आप उनसे नहीं छुपाएंगे, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बन जाएगी। कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किसी प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से हो रही है और उधर आपने जवाब देना हो, तो आप प्रोफेशनल इंटरेस्ट किसी और प्रैक्टिशनर की किसी लीगल प्रोसीडिंग में बचाना चाहते हैं, आप एक और प्रैक्टिशनर को सेव करना चाहते हैं और आपसे इन्फॉर्मेशन वहां पे रिक्वायर्ड है तो वहां पे दे सकते हैं। कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड या एथिकल रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, तो यस कॉन्फिडेंशियलिटी को हम ब्रीच कर सकते हैं 3 सिचुएशन में। क्लाइंट इजाजत दे दे, लॉ मना नहीं किया हो, नंबर 2 लॉ कह दे, और नंबर 3 प्रोफेशनल ड्यूटी या प्रोफेशनल राइट हो। अब अगेन यहाँ पे वो ये सिर्फ आईकेएफ की तरफ से नहीं, आप जिस भी प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस प्रोफेशन के रूल्स के मुताबिक, उस प्रोफेशन के जो निजाम है या उस रेगुलेटर का जो सिस्टम है उसके अंदर अगर जरूरत होने पड़ेगी तो आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। वो लॉ नहीं है, वो प्रोफेशन है। जैसे आईकेएफ मांगे तो वो लॉ नहीं है, वो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। जी क्लाइंट ऑथराइजेशन के पास केस में रिक्वायर्ड है ना, अगर जी क्लाइंट की इजाजत फर्स्ट केस में रिक्वायर्ड है जहां वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर रहे हैं। लॉ ने नहीं मांगा था, हम अपनी पसंद से डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्लाइंट से पूछ लें, और जब लॉ मांग ले तो फिर हमें लॉ को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ऐसे में भी अगेन वही बात होती है कि डिपेंड करता है कि कितनी सेंसिटिव है कितनी नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन हम उन्हें भी बता के शेयर करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम बाहर ही शेयर कर देते हैं। जहां हमारी प्रोफेशनल जजमेंट हमें कहती है कि अगर हमने टाइम से ना बताया अथॉरिटी को तो नुकसान क्लाइंट कर सकता है किसी का। तो इसका मतलब यहाँ जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ये जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी के सर्कमस्टांसेस वो करते हैं तो क्लाइंट की ऑथराइजेशन टू यूज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ सकती है। इस तरह की बात कैफ लेवल पे हमने नहीं पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए शायद हमें उनकी जरूरत पड़े। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह जाऊं और वहां पे उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की वर्किंग की हुई है और मैं उसको चेक करूं, तो हो सकता है किसी टाइम पे मैं क्लास में आपको समझाने के लिए कहूं कि जी मैंने इजाजत ली थी यूनिलीवर वालों से, ये उनकी वर्किंग है और इस वर्किंग में ये देखो ये इस तरह से करके अपने मैट्रिक्स निकाल के और यूं रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है तो मसला कोई नहीं, लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी में असम्पशन ये है कि वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है आपके पास नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इजाजत लेके अगर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं अलाउड है। अपनी फर्म में अपने ट्रेनिंग्स को समझाने के लिए वो अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, कोई प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए अगर क्लाइंट से हम पूछ रहे हैं, जैसा भी मैंने कहा कि हाँ भाई ये वाली प्रोडक्ट है छोटे भाई ने बनानी है, तो वो इजाजत लेके वो कर सकता है। किसी जगह को टेक्नोलॉजिकल वर्किंग है, आप एक जगह क्लाइंट से कहते हैं कि जी ये इन्फॉर्मेशन आप दे दें, मैं एक इस तरह की ऐप बना रहा हूं जो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करे तो आपका डाटा मिल जाएगा, तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। या आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं इस ऐप में वो करूं और इस ऐप को कभी कभी मैं कुछ लोगों के सामने इस तरह से डिस्प्ले करूंगा, तो क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे? रिसर्च एक्टिविटीज के लिए, डाटा बेंचमार्क करने के लिए, स्टडीज वो करने के लिए कि यूनिलीवर क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या कर रहा है, कोक पाकिस्तान क्या कर रहा है, आप उनको मैच करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप क्लाइंट से इजाजत लेकर उनका डाटा शेयर कर लें। ये ऑथराइजेशन जनरल भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जब भी हमें जरूरत पड़े, कोई मसला तो नहीं, हमारी अक्सर ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है, उसमें बहुत सारे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी भी देते हैं। While obtaining authorization, practitioner should preferably communicate in writing. Writing में आप बताएं कि आपको कितनी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए या डिस्क्लोज करनी है, उसका पर्पस क्या होगा, कौन बंदा ये एक्टिविटी करेगा और क्या क्लाइंट या रिलेटेड पार्टीज की आइडेंटिटी बताई जाएगी या उसको कहेंगे कि बस एक क्लाइंट था जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में होता था, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड बात समझ आ रही है? तो हम कुछ केसेस में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। दे दी क्लाइंट ने इजाजत, तो उसने कहा ठीक है ये इन्फॉर्मेशन अगर जरूरी है शेयर कर दें, आपने कहा जबरदस्त, फेसबुक पे पोस्ट डाल दी।
इजाजत तो मिल गई है, लेकिन क्या इजाजत ये मिली थी कि आप खुल्लम खुल्ला इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करें? इजाजत मिलने के बाद भी आपको ये देखना होगा कब, किसको, कहां, किन हालात में इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है। हमारा रेसिपिएंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, उसको किस मोड में चाहिए। तो ऐसे में चाहे आपको इजाजत मिल भी गई है, स्टिल आपने कुछ चीजें कंसीडर करनी है। पहले पॉइंट को भी साइड पर रख दें, क्या तमाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको खुद भी नोन और कंफर्म है? क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन शेयर कर तो आपको खुद भी पता नहीं थी, आपने कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन आगे वो कर दी। आपको खुद पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन किस तरह की कम्युनिकेशन होनी है, किसको होनी है, क्या वो पार्टी जिसको कम्युनिकेशन हो रही है क्या वो अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट्स हैं। अपने ट्रेनीज को तो आपने बता दिया, लेकिन कुछ और लोग तो नहीं बीच में इन्वॉल्व। तो कौन रेसिपिएंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन है, किस किस्म की ट्रेनिंग है, किस किस्म की इन्फॉर्मेशन है, किसकी इन्फॉर्मेशन है। चलो ठीक है, इनका एक अपने सप्लायर के साथ एक रिलेशन था, सप्लायर से ये चीजें लेते थे और सप्लायर ने अपने पास जो वर्कर्स थे उन वर्कर्स की पूरी कैलकुलेशन शेयर की थी कि हम यूं हिसाब किताब लगाते हैं। आपने इनसे पूछा कि क्या इन्फॉर्मेशन यूज की जा सकती है, इन्होंने कहा हाँ जी, हमारे सप्लायर के साथ हमारा एक वो ताल्लुक था, हमने उनसे डिटेल मांगी थी, उन्होंने हमें दे दी। तो चूंकि इनकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें इजाजत दे दी, लेकिन क्या सप्लायर ने इजाजत दी है? तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका ताल्लुक किसी और थर्ड पर्सन से भी हो रहा है, तो मुझे अच्छी तरह से देखना होगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होने से किसी और तीसरे बंदे का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो हमें फिर वो भी बताना चाहिए। Whether interest of any parties including third parties could be harmed if the client or employing organization consent to the disclosure of information by the practitioner। तो क्या यहां तक सारी बात समझ आ रही है? हमने कहा 5 फंडामेंटल्स हैं, एक पे बात नहीं हुई, बाकियों पे हुई है। एक पे थोड़ी सी किताबी बात कर लेते हैं जो उन्होंने की है, और ब्रेक के बाद थोड़ा सा आगे पढ़ते हुए फिर एक खास टाइम पर रोक के मैं वाली तकरीर शुरू कर दूंगा। जब आप अवलार हो जाइए, आप ब्रेक लगवा दीजिएगा, तो हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। इंटेग्रिटी में क्या लिखा हुआ था उसको एक दफा पढ़ते हैं, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, आपने ऑनेस्ट होना है। पुराने कोड ऑफ एथिक्स में यहां तक बात लिखी थी, अब इन्होंने लिखा है करेजियस होना है। ये नया लफ्ज है, ये पहले इंटेग्रिटी में नहीं दिखाते, तो कहते थे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ना सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ऑनेस्ट होना, बल्कि करेज भी दिखानी है, बहादुरी दिखानी है प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर। इंटेग्रिटी के अंदर फेयर डीलिंग और ट्रूथफुलनेस भी आते हैं, सच्चाई और जो चीज है क्लियर कट 100% तरीके से दिखाई जाए। ऐसी रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन या अदर इंफॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं होना जबकि आपको पता हो कि इसमें कुछ गलत है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन है जो कि ध्यान से नहीं बनाई गई, या इसमें कोई ऐसी अहम इंफॉर्मेशन ओमिट की गई है जिसका दिखाया जाना बड़ा जरूरी था। गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करना, खुद भी गलत नहीं होना और गलत लोगों का साथ भी देना। जो गलत कह रहे हैं उनकी रिपोर्ट नहीं बनानी, उनकी कोई रिपोर्ट उसके साथ एसोसिएट नहीं होना। जैसे एक प्रैक्टिशनर को पता लगता है कि वो एसोसिएट हुआ है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन से और दुनिया मानती है कि इसका ताल्लुक है उनसे, तो फिर आपको पब्लिकली बताना है कि मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर प्रैक्टिशनर एक मॉडिफाइड रिपोर्ट देता, आपको कुछ गलत होता देखा, आपने रिपोर्ट मॉडिफाई कर दी, तो ऐसे में आपने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स ने गलत लोगों का साथ देने से मना किया था। अगर आपने गलत लोगों का काम देखा और उसके बाद बोला कि ये गलत है, तो ये गलत लोगों का साथ देना नहीं होगा। हमने कहा था ना, गलत लोगों को रिपोर्ट नहीं आपने बना के देनी। तो ऐसे में गलत लोगों को आपने देखा, आपको गलत नजर आया और आपने गलत रिपोर्ट बना के दी कि ये गलत लोग हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स के आपने सही से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। डन। ब्रेक की तरफ चलते हैं, बड़े आइडियल टाइम पे लाइट गई है, तो ब्रेक के बाद जो है वो 15 मिनट बाद इकट्ठे होते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कोड ऑफ एथिक्स की पुरानी पड़ी हुई आपकी बातें हमने की, अभी कुछ और पुरानी पड़ी हुई बातें भी होंगी, तो आज के दिन आपकी कैफ की याददाश्त दोबारा से जिंदा होगी। है इंटेग्रिटी, ईमानदारी, सच बोलना, रास्त गोई, करेजियस होना। इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, तो क्यों नहीं ये लोग फॉलो करते हैं? सही करेजियस का वर्ड को ऐड किया करें। जी, अब अगेन इसलिए कि यहाँ पे जब हम ईमानदारी की बात करते हैं तो हम बड़ा सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं कि आप खुद ईमानदार हों, ध्यान करें, ट्रुथफुल रहें, सारा कुछ है। उस सब में उन्हें लगता है कि ये वर्ड ऐड करने से वो थोड़ा सा उसको असर्टिव कर देंगे, कि ये नहीं है कि दब दब के चुप चुप के और खामोशी से कहें मैं ईमानदार आदमी हूं और मैं डरपोक भी हूं। ईमानदार बने और डंके की चोट पे ईमानदार बने। आपके यार ऐसे और मैंने गलत काम ना करना ना होने देना। तो इस टाइम पे जो इनकी टोन चेंज हुई है वो ये है कि वो इंटेग्रिटी वाले बंदे को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं कि वो थोड़ा मजबूत होकर आ गया है। जी, इन्होंने कहा प्रोफेशनल बिहेवियर का मामला खराब हो सकता है। एक अच्छा प्रोफेशनल तो वही है ना जो सारी चीजों को बैलेंस करके चले। सबसे मुश्किल काम ये है कि आपने करना है सर्विसेज देने वाला काम, और जब सर्विसेज देंगे तो उसमें पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो खत्म हो गई सारी गेम। तो जब पैसा आएगा तो पैसा ऐसी गंदी चीज है कि जब आता है तो आप कहते हैं थोड़ा और ज्यादा आ जाए तो कितना मजा आए, और थोड़े और ज्यादा के बाद भी आप उसे वो करते रहते हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि इंटेग्रिटी जैसी खूबसूरत चीज क्यों तोड़ते हैं लोग? ऐसे भी अच्छा मेरा तो जो कैमरा तो बोल नहीं सकता, लेकिन असल में तो यहाँ पे मतलब प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, बिल्कुल इंटेग्रल हो रहा है, आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, किससे इंटेग्रल रहेगा? इन्होंने इंटेग्रिटी वाला कैसे इंटेग्रिटी में रहेगा? उसको प्रोटेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब है वो डर रहा है। वो ईमानदारी करेगा तो वो समाज उसका साथ छोड़ देगा। क्यों नहीं लोग ईमानदार होते? लालच, बहुत ज्यादा लालच होता है। हम निकाले जाने का खौफ, हमें नौकरी से न निकाल दे, हमारा क्लाइंट ना चला जाए, और क्या चीज अपनी कंपिटेंस पे उतना भरोसा नहीं होता। समटाइम एक टैग लग जाता है कि तो जी भी इंटेग्रिटी वाला बंदा है, हर चीज में इंटेग्रिटी बदनामी होती है। आजकल आप शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोगों को यार अजीब आदमी कोड ऑफ एथिक्स फॉलो कर रहा था, यार कौन आज के दौर में कौन करता है? सोशल बाइकआउट हो जाता है, लोग कहते हैं यार कैसा अजीब सा आदमी है। ईमानदारी हमारे प्रोफेशन में क्यों? चीज चीज के प्रोफेशन कह रही ईमानदारी, और हमारे ही अंदर ये खौफ है, या हमारे प्रोफेशन में लोगों को लगता है कि जब आप ईमानदार हो जाएंगे तो जमाना आपको बाइकआउट कर देगा। और एक बार समझे तो सही ना वो क्या क्या रीजन है जिससे इंटेग्रिटी टूटती है, फिर देखते हैं वो कितनी को मजबूत रीजन है। ऊपर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, बॉस आपकी नहीं सुन रहा, आपने कोई ईमानदारी की भी तो ऊपर वाले ने आपको ईमानदारी नहीं करने दी, ये प्रॉब्लम है। जैसे वो
ठीक है, तो डायरेक्टली पर्सनल एग्जांपल देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो एफबीआर के अंदर जो है वो साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमें सिस्टम से ऊपर से सपोर्ट नहीं थी। इतना डायरेक्ट इल्जाम आप लगाएंगे ना तो ये सारे मारेंगे मुझे पकड़ के। जी, आपको इशू अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो आपकी जो हाई मैनेजमेंट होती है, आपकी मैनेजमेंट होती है, वो से फॉरगो कर सकते हैं। आपने इशू आइडेंटिफाई करके ऊपर वालों को दी, ईमानदारी से ऊपर वाले पी गए। आपने पैसे नहीं लिए, उन्होंने पैसे लिए, फिर आपको दुख हो रहा होता है कि मैं ही ले लेता पैसे। कंपटीशन और आसपास जो देखा देखी हुई आसपास जो मेरे लेवल के जितने लोग हैं, अगर उनके पास ये सब कुछ है, मेरे पास नहीं है और कुछ नहीं, तो बीवी कह देगी कि आप खुश ही रहे। जमाना देखें, आगे से आगे चला गया, वो पता नहीं क्या क्या कमा रहा है, और वो जनाब वो देखें, वो गवर्नमेंट की नौकरी करता है, 80,000 उसकी तनख्वाह है, उसने जनाब 2 कनाल का बंगला बनाया हुआ है। आप अजीब से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 4-5 लाख रुपए लेके भी आप जो है ना वो उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। सीखें, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम से सीखें, शायद आपको समझ आ जाए कि कैसे ज्यादा पैसा बनाना है। तो समाजी तौर पर मसले, आसपास वाले लोग, पावर भी तो चाहिए। ज्यादा पैसा या अच्छे लोगों से दोस्ती, अच्छे लोगों से मुराद है जो पावरफुल लोग हैं उनसे दोस्ती। पावरफुल लोग ज्यादातर अच्छे नहीं होते। और रीजंस तो बड़ी अट्रैक्टिव है। तो इंटेग्रिटी फॉलो करने की तो बहुत छोटी सी रीजंस है, ना फॉलो करने की तो बहुत सारी रीजंस है। लेकिन इंटेग्रिटी फॉलो नहीं होगी तो हमारे प्रोफेशन की इज्जत है थोड़ी बहुत पाकिस्तान में, वो भी नहीं बचेगी। इनका इंटेग्रिटी फॉलो नहीं करेंगे तो जो हमारे प्रोफेशन की इज्जत है थोड़ी बहुत वो भी नहीं बचेगी। तो ये तो प्रोफेशन वाले सोचे ना, हम क्यों सोचे? हम ही तो प्रोफेशन है, हम सब इकाइयों से मिलकर तो प्रोफेशन बन रहा है। अगर आईएफ सोचे अच्छाई का और हम अच्छाई का ना सोचें तो कल को हम जो माशरा बना रहे होंगे वो सारा का सारा माशरा खराब हो चुका होगा। तो इंटेग्रिटी की फेवर में कुछ है आपके पास? जी, अपने प्रोफेशन को ओन करें कि हमारा प्रोफेशन है, इसने हमें आज इस मकाम तक पहुंचाया, तो हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए। इंटेग्रिटी कहीं ना कहीं मजहब से भी जोड़ती है, मजहबी रीजन, रिलीजियस, जिस मर्जी मजहब को फॉलो करे, हर मजहब ने ईमानदारी का दर्ज दिया है। तो ऐसे में इंटेग्रिटी को जब हम फॉलो करते हैं तो हम फिर एक अपने अंदर एक बड़े हाई लेवल पे चले जाते हैं। अगर तो सिर्फ दुनिया ही होना तो फिर तो हमेशा जालिम मजलूम को तबाह कर दे, क्योंकि उसने सारा दौलत समेटनी है। लेकिन चूंकि आफ्टर लाइफ और बहुत बड़ी आफ्टर लाइफ है, एंड वी बिलीव कि वो एक अनलिमिटेड आफ्टर लाइफ है, तो अगर इस वक्त दुनिया में थोड़ी सी मुश्किल सह तो हमें एक अच्छी पॉजिटिव आफ्टर लाइफ भी मिल सकती है। तो कुछ रिलीजियस रीजन भी हो सकती है इंटेग्रिटी की। सर बिजनेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर ट्रस्टवर्दीनेस का होता है। तो अगर आप इंटेग्रिटी शो करते हो कि आप ऑनेस्ट और आप जो है वो बिजनेस में ट्रस्टवर्दीनेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो अगर आप शो कर रहे हैं कि हम जो है वो एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इंटेग्रिटी दिखा रहे हैं, तो आपका वो ट्रस्ट डेवलप होता है। याद हमने कहा था सस्टेनेबिलिटी खर्चे करा रही है, नुकसान ही नुकसान करा रही है। अब ये धुआं कंट्रोल करो, ये करो, लेबर के साथ अच्छा करो, हम ये सारे काम करने पे इतना ज्यादा खर्चे कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्यों करी जा रहे थे? लॉन्ग टर्म इमेज बन रहा था, लोग हमारे इदारे से कनेक्ट हो रहे थे। इन्वेस्टर उस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो सस्टेनेबल है। वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखी है वो देर तक चलेगी। तो अगेन ये जितनी भी रीजंस है ना, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये जो भी बेईमानी के लिए हम करते हैं ना, आप लोग जिस पॉइंट पे अभी आप लोग बहुत जबरदस्त अर्निंग वाली साइड पे नहीं है। मैंने आपसे पहले लोगों को देखा है, उनको जॉब में जाते देखा है, अपने पुलिस को देखा है। मैं जैसे रहा हूं उस टाइम पे मेरे मेजॉरिटी दोस्त अगर पाकिस्तान में फर्म में हैं तो उनमें से कोई भी पार्टनर से नीचे नहीं है, सबके सब पार्टनर लेवल बैठे हैं। सीनियर पोजीशन पे मैंने लोगों को पैसा आते भी देखा है, लोगों से पैसा जाते भी देखा है, नौकरी करने वालों को भी देखा है, फर्म वालों को भी देखा है, अपनी फील्ड में हर एज के हर तरह के लोगों को देखा है। तो यस, हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा बेईमानी हो जाती है क्योंकि हमारी फील्ड में पैसा भी बहुत ज्यादा है। दूसरा, हमारी एक साइन की कीमत है। अगर आपने एक जगह पे अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होते देखी और वो अगर क्लाइंट ने वो रिपोर्ट शाया कर दी ऐसे ही कि गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उनको नुकसान होगा, उनका इन्वेस्टर छोड़ के भाग जाएगा। तो ऐसे में वो इन्वेस्टर ना भागे, उस चक्कर में आपको साइन करना पड़ रहा होता है। तो फिर अगर वो इन्वेस्टर छोड़ के भाग जाए तो उनको 50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो कोई बात नहीं, 1 करोड़ आपको दे देंगे, आप उनका नुकसान होने से बचा लें। तो आपकी साइन की कीमत 1 करोड़ भी हो सकती है। और आपका साइन, आप कहते हैं कोई बात नहीं, डॉक्टर बेईमानी करे बंदा मार देता है, मैं तो बंदा ही नहीं मारा। आप तो इंसानियत मार देते हैं। जब आप पैसे वाली बेईमानी करते हैं ना, फाइनेंशियल बेईमानी करते हैं, तो टेक्निकली आप कुछ ऐसी ओपिनियंस दे रहे होते हैं जिसके ऊपर लोग रिलाई करके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक बंदे ने आपकी झूठी इंफॉर्मेशन की बेस पे अपनी फैमिली की जमा पूंजी उठा के खास कंपनी के स्टॉक में लगा दी कि यार ये कंपनी बड़ी अच्छी जा रही है और इसके फाइनेंशियल भी ये कहते हैं और ऑडिटर की रिपोर्ट भी ये कहती है। तो कल को उस बंदे की जो जिंदगी भर की जमा पूंजी थी उसने लगाई और पता ही लगा कि इन्वेस्टमेंट के 1 महीने बाद शेयर आधी से भी नीचे प्राइस पे आ चुका था, बंदे को तो हार्ट अटैक आ जाता है। अगर एक फैमिली में एक नस्ल गरीब हो जाए तो तकरीबन 2-3 नस्लों तक वो गुर्बत ट्रैवल करती है। और तो गुर्बत कम्स विद जराइम, गुर्बत कम्स विद एहसास महरूमी। तो जो नीचे की नस्ल होगी वो घुट-घुट के जिएगी और वो हमेशा हाथ उठा के बदवा देंगे किसी ऐसे शख्स को जिसने उनकी फैमिली में ये गुर्बत लाके दी है। एक इंसान डॉक्टर ने अगर मार दिया तो वो एक इंसान मरा है, उसके घर वाले कुछ अर्से तक उदास रहेंगे। लेकिन जब आपने फाइनेंशियली किसी को मार दिया तो आपने पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया है, उस फैमिली के सारे ऑफस्प्रिंग का मर्डर कर दिया है। अब तमाम लोग जो गुर्बत में पैदा होंगे, तमाम वो लोग जिनको आपकी वजह से नुकसान हुआ है। और मजे की बात है कि लोग बीमारियों से कम मरते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस से ज्यादा मर जाते हैं। ये छोटी उम्र में हार्ट अटैक आते हैं और ये जो तरह से हमारी फील्ड के अंदर लोग फाइनेंशियल प्रेशर लेते हैं, बड़ी अर्ली मौतें होना शुरू हो जाती हैं जस्ट बिकॉज वो पैसे का प्रेशर ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसे का सिस्टम है और इस पैसे के अंदर जो है वो जब आप मौजूद होते हैं तो आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब आप साइन करते हैं या आप कोई चीज बताते हैं तो उसकी वजह से लोग भरोसा करते हैं, उस भरोसे की वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे वो कोई गंदा पानी इस्तेमाल कर रही है कंपनी और वो पानी वाटर रिजर्वायर में जा रहा है आसपास के, और आपने टाइम से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, सपोर्ट कर दिया और उनसे थोड़े से पैसे लेके साइड पे हो गए, कल को उस इलाके में शायद 300-400 बंदे मर जाए, शायद अजीब सी बीमारियां आ जाएं, शायद उनकी अगली 2 नस्लें मौरूसी बीमारियों का शिकार हो जाएं जस्ट बिकॉज के वो एक उस पानी में जो मिक्सिंग हो रही थी एक इंसान को पता था उसका, वो आप थे और आप थोड़े से लाख रुपए लेके बैठ गए और आप खामोश हो गए। अब ये सिर्फ फाइनेंशियल की बात नहीं, अब सस्टेनेबिलिटी की बात है। दुनिया अच्छाई की तरफ जाना चाह रही है, बड़ी मुश्किल से दुनिया ने अच्छाई की तरफ कदम उठाया है और आप ऐसे में उस अच्छाई को तबाह करने की कोशिश करें।
इसलिए दौलत चाहिए। अगेन मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैंने इतने सारे लोगों के बदलते फेस देखे हैं और जिंदगी की बहुत सारी हकीकतों को समझा है। कभी भी पैसे वाला खुश नहीं हो पाता, क्योंकि लिमिट ही कोई नहीं होती। आप करप्शन करेंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके पास आज 2 करोड़ आ जाए ना, 5 मरले का घर मिलता है। 5 मरले के घर के बाद भी आप कहेंगे कि यार मजा तो आ ही नहीं रहा, इतना छोटा सा घर। फिर आप एक और बेमानी करेंगे, फिर ये बेमानी 4-5 करोड़ की होगी ताकि आप 10 मरले का घर ले सकें। 10 मरले का घर लेने के बाद आपको एहसास होगा कि दुनिया तो कनाल के घर में होती है। फिर आप जिस मोहल्ले में होंगे वहां तो कनाल का घर ही नहीं होगा। फिर आप मोहल्ला बदलेंगे और एक दूसरे मोहल्ले के 10 मरले के अच्छे घर में जाएंगे, फिर भी पेट नहीं भरेगा। फिर आप कनाल के घर में जाएंगे, फिर देखेंगे कि आपके पड़ोस में एक 2 कनाल का घर भी है। फिर आप 2 कनाल के घर में जाएंगे तो पता लगेगा फार्म हाउस भी होते हैं, 4-4 कनाल के होते हैं, 8-8 कनाल के होते हैं। वो भी ले लेंगे तो पता लग जाएगा ये तो शहर से बाहर निकला हुआ फार्म हाउस था। डिफेंस के अंदर का जो फार्म हाउस होता है असल कीमत तो वो होती है। आप हर साइड पे करप्शन करते 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 डिफेंस के अंदर अगर आपको फार्म हाउस चाहिए होगा तो कहानी पहुंच जाएगी 1.5 अरब पे। काश उसके बाद आपको इत्मीनान आ जाए। प्रॉब्लम है कि इत्मीनान फिर भी नहीं आना। गाड़ी भी ब्रांडेड होनी चाहिए, गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता करके अमीर से अमीर 5-6 करोड़ की गाड़ी पे पहुंच जाएंगे। फिर भी मजा नहीं आएगा, नहीं जी वो उस बंदे के पास ऊंची गाड़ी हो, छलांग मार के उतरता है, तो मेरे पास भी इस तरह की ऊंची गाड़ी होनी चाहिए। पता लगा 10 करोड़ की गाड़ी ले ली, तो फिर यार दोस्त भी अमीर बनाने पड़ेंगे, फिर पुराने गरीब दोस्तों से भी छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। सुकून अभी तक नहीं आया, आप तो आगे से आगे भाग रहे हैं। कहानी 5 मरले से शुरू हुई थी और चलते चलते अब 8 कनाल के घर पे आ चुकी हुई है, लेकिन आप जो ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा, वो सुकून है। तो जो 1.5 अरब के घर में रहता होगा वो 6 कमरों में एक साथ सोता होगा। 1.5 अरब का घर है ना, थोड़ी देर के लिए कमरे में जाके सो लिया, थोड़ी देर के लिए एक ही कमरे में सोता होगा। चलो कोई 18 फुट का बेड होता होगा ताकि वो गिरे ना, बेड नीचे 8 फुट का होता होगा। चलो 4 मुर्गे खा के सोता होगा, पैसे है ना उसके पास, तो 4 मुर्गे भी नहीं खा सकता। 3 कोक की बोतलें पी के सोता होगा, नहीं सर इस लेवल पे कुछ और पीता होगा, वो भी कितनी पी लेगा। इतने इतने छोटे छोटे से तो वो उसको फिंजान के अंदर तो थोड़ा थोड़ा उसको डाल के पीना होता है, वो तो ज्यादा पिए तो वैसे ही बंदा मर जाए। तो कितना खाएगा कितना पिएगा, एक वक्त में 4 गाड़ियों पे इकट्ठे ट्रैवल करेगा, ये भी नहीं कर सकता। अच्छा दिन भर वॉशरूम जाने की नीड खत्म हो जाएगी उसकी, अमीर आदमी है, बाथरूम जैसी गंदी जगह पे क्यों जाएगा, उसे बाथरूम भी जाना पड़ेगा, पानी पीना छोड़ देगा, जूस पिया करेगा हमेशा। तो इतना अमीर बनने के बाद 1.5 अरब कमाने के बाद भी ना उसकी खाना खाने की कैपेसिटी बढ़ी, ना उसके ज़बान के टेस्ट बर्ड चेंज हुए, ना उसकी दिन की पानी की रिक्वायरमेंट में फर्क पड़ा, ना वो अपने आप को बाथरूम जाने की हाजत से रोक सका। चलो सब छोड़ दें, 1.5 अरब उसके पास है, एक दिन खरीद ले एक्स्ट्रा, जब मौत आने वाली हो तो पैसे देके फरिश्ते वगैरह को एक दिन एक्सटेंड कर ले। एक दिन एक्सटेंशन मुश्किल है, चलो 5 घंटे की एक्सटेंशन, 1 घंटे की एक्सटेंशन, 5 मिनट की एक्सटेंशन। अमीर आदमी है ना, वेंटिलेटर पे गुजार लेगा 2 साल, जिसकी आई होगी वो तो आ जानी है। और कोई पता नहीं घर वालों को 2 साल बाद पता लगे बंदा कब का मरा हुआ था। दुनिया तो बड़ी जालिम है, और इतना पैसा इसका अपना सिक्योरिटी गार्ड को नहीं मार देगा। हर वक्त रात लेटे सोचेगा मेरे पैसा को लूट ना ले, फलाना रिश्तेदार मेरे से मिलना चाह रहा था वो पैसे मांगेगा। मैंने इन अमीरों को लिटरली नींद की गोलियां खा के बिस्तर पे लौटे मारते देखा, इन्हें नींद नहीं आती, आंखें लाल हुई होती हैं, तड़प रहे होते हैं। इतने सारे लोगों को बहुत ज्यादा पैसे के बाद मैंने इतनी बीमारियों में पड़े देखा है, और नींद की और स्ट्रेस से बचने की गोली तो सब के सब खा रहे होते हैं, इसलिए कि उसमें आमेज़ हराम की होती है। और मैंने उसी दौरान एक मजदूर को ईंट पे सर रख के सोते हुए भी देखा है, जिसको अपने अगले खाने का भी नहीं पता होता। इंटरेस्टिंगली होता पता क्या है, आपकी एक लाइफ की नीड है, मैं एक दिन में कितना खा सकता हूँ, मैं कहाँ रह सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 4 लाख कमाता है, एक बंदा 10 लाख कमाता है, और 20 लाख कमाता है। जो 4 लाख कमा रहा है वो मैक्सिमम अयाशी करके जितना खा रहा होगा, 10 लाख कमाने वाला उससे कोई 10,000 रुपए ज्यादा खर्च करके उतना खा सकेगा। एक लिमिट है ना, मैं कितने रुपए का पानी पी जाऊंगा, मैं महंगे से महंगा कितने रुपए का मुर्गा खा जाऊंगा, मैं हर दिन बाहर से खाना खाऊं, मैं हर दिन पीसी में रुकूं तो भी कितना खर्चा लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपकी एक अय्याशी वाली नीड भी अगर 4 लाख 5 लाख के अंदर अय्याशी वाली नीड पूरी हो रही है, तो 5 लाख से ऊपर आप 10 कमा रहे हैं, 20 कमा रहे हैं या 1 करोड़ कमा रहे हैं, आपका खर्चा यही है। जो एक नॉर्मल हमारे लिए जो ड्यू खर्चा होता है, जो लिविंग के लिए जरूरी होता है, भाई खूबसूरत घर लिविंग के लिए नहीं चाहिए, घर लिविंग के लिए चाहिए। तो जो हमें अपनी लिविंग के लिए खर्चा चाहिए, फॉर एग्जांपल वो 4 से 5 लाख है। अब आपकी तनख्वाह 5 लाख है तो भी आपको वो खर्चा पूरा हो रहा है यशी वाला, आपकी तनख्वाह 10 लाख है तो भी पूरा हो रहा है, आपकी तनख्वाह 20 लाख है तो भी पूरा हो रहा है, 1 करोड़ है तो भी पूरा हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब 5 के बजाय 10 है या 10 के बजाय 20 है, तो ये ऊपर का पैसा कहां जाता है? दीवारों में लगता है, प्लॉटों में लगता है। 4 प्लॉट हैं जी फलाना जगह, 2 प्लॉट हैं जी इस्लामाबाद में, एक जी दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के अंदर एक अपार्टमेंट लिया हुआ है, एक फलाना। हाथ में कुछ नहीं होता, दीवारों पे जमीनों पे उस तरह से लगा हुआ होता है। आपके पास वही होता है जो आपने खा लिया, जो पहन लिया, जो सो लिया, जो रह लिया, जो लोगों के साथ टाइम गुजार लिया। बाकी हर चीज आप तक पहुंचती नहीं, वो आपके बच्चों तक पहुंचती है, और उन तक भी नहीं पहुंचती, और मरने के बाद हिसाब उस सारी चीज का देना होता है। तो ऐसे में अगर एक मजदूर जिसकी तनख्वाह बड़ी कम है ना, अगर वो कहे मैं बेईमानी करूं ताकि मैं एक लग्जरियस लाइफ गुजारूं, तो समझ भी आता है। वी द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इस पोजीशन में होते हैं कि हम लग्जरियस कमा सकते हैं। हमारा प्रोफेशन इतना प्यारा है कि हम नौकरी करें या हम सर्विस प्रोवाइड करें, हम पाकिस्तान में काम करें या पाकिस्तान से बाहर काम करें, हम पाकिस्तान के ऊपर के 1% अमीर लोगों में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लालच की कोई लिमिट नहीं है, कमाते जाएं, कोशिश करते जाएं, आगे से आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, कमाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये समझ लें कि आपकी जो बेसिक नीड है वो खास लेवल से पूरी हो जाती है, उससे ऊपर सिर्फ और सिर्फ दीवारों में जा रहा है, वो आप तक पहुंच नहीं रहा। तभी खास लेवल पे इमारत के बाद लोगों को समझ आता है कि समाज सेवा वाज द बिगेस्ट थिंग। तो
अगर हमारा प्रोफेशन हमें हलाल तरीके से उतना दे रहा है जिससे हम एक अच्छी लग्जरियस लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह गुजार सकते हैं, तो उससे ऊपर के उस पैसे के लिए जो जिंदगी भर मेरे पास नहीं आना, वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरी से तीसरी, मैंने इस्तेमाल भी एक ही गाड़ी करनी है, ज्यादा एक दिन वो बदल के दूसरी गाड़ी इस्तेमाल कर लूंगा, तो जो 10 गाड़ियां खड़ी हैं वो खड़ी की खड़ी रह जाएंगी, जो 5 बंगले हैं वो वहीं पे रहेंगे, जो 10 प्लॉट हैं वो वहीं पे पड़े रहेंगे, और इंसान एक दिन उनमें से किसी एक जगह दफन हुआ होगा, और मरने के बाद अल्लाह करे कोई दफन भी कर दे, वरना आपके मरने के बाद आसपास के लोगों ने कहना था बड़ा खबीस आदमी है। वो तो लोग हया कर लेते हैं मरने के बाद एक इंसान के बारे में बुरा नहीं कहते, अदरवाइज तो पहली बात ये है कि जिस दौलत के चक्कर में बेईमानी की थी वो दौलत बायदा भी हमारे प्रोफेशन में हमें दे देनी है, जितनी हमें चाहिए उससे बहुत ज्यादा दे देनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन ये ऊपर की तमाम ना 4 कनाल 8 कनाल 10 कनाल 12 कनाल लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, दुबई में, ये सब कागजों में नजर आ रहा होगा और आप सिर्फ लेटे लेटे सोच रहे होंगे हाँ भी मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, सो उसी बिस्तर पर रहे होंगे, शायद उस बिस्तर का आप गद्दा चेंज कर लें, दिस इज द थिंग जो आप अपनी कंफर्ट के लिए कर सकते हैं। आप जूते कंफर्टेबल पहन लें जो चलने में मुलायम हो, ठीक है, आप खाना अच्छा खाएं और एक खास लेवल से ऊपर, तो ये जो फास्ट फूड और इस तरह की चीजें ये भी बीमारियां क्रिएट करती हैं, तो अल्टीमेटली आप एक डिसेंट अच्छा खाना खा लें, अपनी लिविंग अच्छी कर लें, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रख लें, तो भी आपके पास उससे ज्यादा पैसे होते हैं। तो हमारे प्रोफेशन में जब कोई बेईमानी करता है ना, तो वो सीधी सीधी सिर्फ दोज़ख खरीद रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता, उसे सुकून कभी भी नहीं मिलता। तो मैंने हमेशा देखा है कि जिन्होंने जितने गलत तरीके से कमाया उसके बाद उनके बच्चों में कोई मसला निकल आता है, उनका वो पैसा अजीब तरीके से चला जाता है, किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं और एकदम से करोड़ों का लॉस हो जाता है, सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हमने क्या गलत किया था। तो पैसा इज नॉट दैट रीजन जिसके लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बेईमानी करनी चाहिए। हाँ, खौफ कैन बी द रीजन, आपका बॉस आपको निकाल देगा। कौन डरपोक हो रहा है इस वक्त? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके ब्रोशर पे लिखा होता है 100% एम्प्लॉयमेंट। अगर हम लाखों कमाने की कैपेसिटी रखने वाले जिसको एक इदारा निकाल दे तो 4 इदारे उसे पकड़ने के लिए तैयार हो, वो इस वजह से डर जाए कि नहीं मैं अगर बेईमानी ना करता तो मेरा बॉस मुझे निकाल देता। तो मजदूर तो हर दिन 3 कत्ल करे, क्योंकि वो तो हर वक्त डर में है, वो तो हर वक्त खौफ में है, वो ईमान संभाल के बैठा हुआ, और हम जिनकी इतनी मजबूत नौकरी है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, हमें ये खौफ है कि नहीं अगर हमने बात की तो हमारे खिलाफ क्या होगा। इंसान डरता जरा ज्यादा है। गवर्नमेंट में एक भी बंदा जब सोच लेता है ना कि उसने ईमानदारी से काम करना है, पूरा डिपार्टमेंट हिल जाता है, कर कुछ नहीं पाते उसका। लाहौर की एग्जांपल है, एक खातून ने अचानक से फूड डिपार्टमेंट में थोड़ी सी ईमानदारी दिखानी शुरू कर दी, पूरे लाहौर को वक्ता पड़ गया था, सियासी जमातें परेशान हो गई, खातून जात खुदा ना खास्ता फिल्मी अगर बात करें तो अब तक तो गोली मार चुका होता, कोई कुछ नहीं कर सके। उसने सिर्फ हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखाने के बाद सियासी प्रेशर, बाकी सारे प्रेशर अपनी जगह थे, लेकिन आज इस वक्त लोग पंजाब फूड अथॉरिटी को जानते हैं कि वो एक मजबूत अथॉरिटी है, वो अपना इन्फ्लुएंस करती है, और जहां पे लोग गलत प्रैक्टिसेस करते हैं उन्हें पकड़ते हैं, जस्ट बिकॉज कि एक औरत ने एक दफा सोचा कि मैंने बेईमानी नहीं करनी। औरत होकर गवर्नमेंट में होते हुए, गवर्नमेंट विच इज नोन फॉर करप्शन, औरत विच इज नोन फॉर डरपोकी, मर्दों को बेइज्जत कर दिया कि मर्द डर के मारे जो है ना वो हराम खाते रहे। उस एक औरत ने एक दफा ईमानदारी का साथ दिया, और उसके बाद सारे निजाम ने बावजूद कोशिश के ज्यादा से ज्यादा ये कर सके कि उसको इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया। इससे ऊपर कुछ नहीं कर सके। उसने वहां जाके भी वक्त डाल दिया, इस्लामाबाद वालों को उसको डिपार्टमेंट बदल दिया, उसने वहां के ब्यूटी पार्लर सलून वगैरह को तंग करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि ये डरना हमें फिल्में देख देख के ज्यादा लग गया होता है। असल लाइफ में इतने मर्डर्स नहीं हो रहे होते, इतने लोग मारे नहीं जा रहे होते, इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते। अभी हमें टीवी की जरूरत नहीं है, मैंने को भाई बड़ी हिम्मत करके आगे टीवी ऑन करेंगे, तो इतनी खौफनाक नहीं है असली लाइफ जितना हमने सोच लिया है। हम फिल्में देख देख के थोड़ा सा ज्यादा डरपोक हो गए। आप एक दफा हिम्मत दिखाएं, आप एक दफा इनकार करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग फर्म में जब वो गलत काम को रोकते थे या मना करते थे तो फर्म वाले एक दफा 2 दफा कह के और आपस में गंदे मुंह बनाते थे, यार ये अजीब आदमी, इसको काम कहीं करता ही नहीं है, आइंदा इसको नहीं, इसको कहेंगे जो दूसरा वाला है, दूसरा चापलूस नुमा साहिब वो होगा सीनियर, वो कहेगा हाँ जी सर क्या बात करती, गलत काम तो मेरे पे खत्म है। तो जिसने अच्छा सोचा होगा वो लाइफ में नाकाम नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात, पैसे वाली रीजन खत्म हो गई, खौफ वाली रीजन खत्म हो गई। स्टेटस भी तो चाहिए होता है हमें, और स्टेटस क्या मिला? हराम कमाने वाला। मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन से घर वाला बंदा हराम कमा रहा है, आपके चाल चलन बता देते हैं। पैसे को जिस तरह से बेतरतीबा खर्च करते हैं, वहां से पूरे मोहल्ले को कंफर्म हो जाता है कि यार ये लोग हराम कमा रहे हैं, बहुत हराम का पैसा आया हुआ है। चलो उनकी बात छोड़ें, प्रोफेशन में तो इज्जत है, बड़ी इज्जत है। क्लाइंट आपके बारे में बातें करते हैं कि यार ये बंदा जो है ना ये वो वाला काम कर देगा, नहीं वो नहीं करेगा, नहीं कर देगा, कोशिश तो करो, नहीं यार मैंने देखा ये बंदा जो है ना इनकार कर देगा, यार थोड़ा सा बड़ा गोश्त को तो मिलाता हुआ आ जाएगा, खत्म कहानी। रिस्पेक्ट भी गई, इंटेग्रिटी खो दी हमने ना, और फिर क्या हुआ, लोग हमें बिकाऊ समझना शुरू हो गए। तो हम तकरीबन वैसे ही बन गए जैसे कोई अपने आप को बेचने वाला होता है। हमने तो बेच लिया अपने आप को, तो क्या लेने के लिए? पैसा तो दीवार पे गया है, जमीन पे गया है, और जितना मैंने खर्चना था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल तरीके से मेरे पास था। तो फिर जो हराम तरीके से हमने जो कमाया उसने जलालत दी, दुनियावी एतबार से खराब हुए, सुकून छिन गया, लोगों की नजर में आउट हो गए, और आखिरत तो बहुत आगे की बात है। वो तो अगर मैं इस्लामिक बात ना भी करूं तो समाजी तौर पे भी जो है ना जिसकी इंटेग्रिटी आउट है वो तो काम, इवन वही क्लाइंट जिसने इससे काम करवाया था बेईमानी वाला, कल को उसी क्लाइंट ने कोई काम सही से करवाना है वो इसे नहीं करवाएगा, भरोसा ही नहीं है। बेईमान लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो दूसरे बेईमान लोगों पे भी भरोसा नहीं करते। तो जिसने गलत काम करवाना है और आप करके दे दोगे तो वो कहेंगे यार कैसा खबीस आदमी है, तो गलत काम पे फौरन से मान जाता है, ये पता नहीं मेरे साथ कितना बुरा कर रहा होगा। तो जब वो किसी को गलत काम का कहता है तो जिसको गलत काम का कहता होता है वो आगे से इसके साथ भी कुछ गलत कर रहा होता है। तो कभी कभी ना इन क्लाइंट्स को भी पलट के याद आता है कि यार ये बड़ा जरूरी काम है, ये ईमानदार आदमी से करवाना है। फिर वो ईमानदार आदमी ढूंढते हैं तो पता ही लगता है कि जी मार्केट में 95 लोग बेईमान है और 5 लोग ईमानदार है। फिर वो उस ईमानदार के पास जाता है, उसको उसी ईमानदारी के ब्रांडेड पैसे देता है, प्रीमियम पैसे देकर उससे सर्विस लेता है और कॉन्फिडेंस हासिल करता है कि मुझे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्विस दे रहा है वो बिल्कुल सच्ची सर्विस है। तो ईमानदारी इस वक्त ब्रांड बन चुका है।
क्योंकि बेईमान इतने इकट्ठे हो गए हैं, जो चीज कम होती है उसकी डिमांड होती है। तो जब भी किसी ने सही काम कराना होगा, अपने टैक्स के मामला सही करवाने होंगे, अपने अकाउंट्स ठीक करवाने होंगे, अपने सिस्टम को बेहतर करना होगा, अपने ईआरपी को ज्यादा इंप्रूव करना होगा। अब ईआरपी एक ऐसी चीज है कि आप 5 करोड़ खर्च करके भी आपके इदारे के साथ बहुत बुरी हो जाती है जब आपको गलत लोगों से पाला पड़ता है। तो वो चाहेंगे कि ईमानदार लोगों के पास जाएं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, ट्रुथफुलनेस होती है, ट्रस्टवर्दीनेस होती है, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो मजे की बात है कि ईमानदारी ज्यादा महंगी बिकती है। यही वजह है कि जो टॉप 50 कंपनियां दुनिया में ज्यादातर अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर है। तो असूलन दुनिया की टॉप 50 कंपनियां चालबाज, बेईमान, फ्रॉडियां होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्रॉड से फौरन से पैसा आ जाता है। बट शॉर्ट टर्म में लोग फायदा उठा लेते हैं, लॉन्ग टर्म में लोग ऐसे बिजनेस पे भरोसा नहीं करते जो फ्रॉड कर रहे हैं। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सर्विस प्रोवाइडर जो मशहूर है ईमानदार, अल्टीमेटली लोग उसके पास पलट के आते हैं। उसको इज्जत भी मिलती है, उसको शोहरत भी मिलती है, उसको पैसे भी मिल जाते हैं, वो बेखौफ भी हो चुका होता है, और एक बहुत बड़ी आफ्टर लाइफ उसका इंतजार कर रही होती है। और एक आम नमाजी इबादत गुजार से बहुत ऊपर है वो बंदा जिसने बहुत बड़े सिस्टम को गलत चीज से रोक लिया। तो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले बड़े अहम होते हैं, लेकिन जैसे मस्जिद बनाई होती है वो भी बड़ा अहम होता है। जो बाहर उन लोगों की हिफाजत कर रहा होता है, जो नमाज पढ़े, वो नमाज नहीं पढ़ रहा होता जमात के साथ, लेकिन उन सबसे ज्यादा सवाब उसे मिल रहा होता है। किसी भी एक नमाजी से ज्यादा सवाब उसे हिफाजत करने वाले को मिल रहा होता है, क्योंकि वो सबको बचा रहा है। तो अगर हम निजाम को बचाते हैं और अगर हमारी वजह से दुनिया में अच्छाई प्रिवेल करती है, तो शायद ये एक बहुत अच्छा मुसलमान होने की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। हमने मुसलमानियत को जो है वो नमाजों के साथ लिंक कर लिया कि जो जितना ज्यादा सजदे करेगा, जिसके माथे पे मेहराब बना होगा, वो असल मुसलमान है, चाहे बेईमानी, करप्शन और चालबाजी करता हो। तो टैक्स डिपार्टमेंट में अक्सर जहां पैकेट देने जाते हैं वहां पीछे हदीस लिखी होती है कि रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जानमी है, और उसके नीचे बैठ के रिश्वत ले रहे होते हैं। तो इतनी प्यारी चीज है इंटेग्रिटी, इतनी जबरदस्त चीज है। और अगेन मैं अमीर लोगों को समझा रहा हूँ, गरीबों को नहीं समझा रहा। गरीब को नहीं समझ आती इंटेग्रिटी, बट आप जिस प्रोफेशन में आप या अमीर हैं या आप अमीर होने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो सिर्फ हिम्मत करनी है, सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। मैंने देखा है जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता है ना, लोग अल्टीमेटली गलत लोगों से छोड़ देते हैं और वो सही रास्ते पे चल पड़ता है। लाइफ में जब जब भी ये सोचा कि ईमानदारी से काम करना है, बहुत सारे मुश्किलात आई, प्रॉब्लम्स आई, बट बाय द एंड जब मैं अपनी लाइफ में पीछे पलट के देखता हूँ, तो जब जब भी अच्छा सोचा, अच्छा किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा मिला। इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है पाकिस्तान में। इवन अगर मैं आपसे किसी बिग 4 में से किसी फर्म का नाम लेके कहूं, उसके पार्टनर्स बता दो, आप नहीं बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूंगी कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से अच्छे टीचर हैं, आप फट से बता देंगे। अल्लाह का शुक्र है वो रिकग्निशन मिली है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास नहीं है। इलेक्शन की कैंपेन्स कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, जगह जगह जा रहे होते हैं कि हम हमारी रीच बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आके हमारे साथ तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं कि यार ये उस्ताद है, इसकी रीच बहुत ज्यादा है। अल्लाह ने बिन मांगे हमें शोहरत भी दे दी, इज्जत भी दे दी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर एक इदारे के ऊपर होता है तो नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदा उसे गाली देता है डेली, क्योंकि वो किसी की तनख्वाही काट रहा होता है, किसी के बजट रिड्यूस कर रहा होता है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसी तरह से जो फर्म में बैठे हुए होते हैं, उनके अपने क्लाइंट जिनके लिए कहने पे भी वो बेईमानी करें, वो भी गाली दे रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब सही रास्ते पे चले तो हलाल पैसे भी मिले, सुकून भी मिला, शोहरत भी मिल गई। लाइफ में जो जो चीजें चाहिए होती हैं ना वो मिल गई। और बहुत सारी चीजें लोग नहीं काउंट करते। एक अच्छी समाजी जिंदगी, एक अच्छी सोशल लाइफ। मैंने देखा है बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी बीवियों से बता रहे हैं, घर जाने का दिल नहीं करता कि यार क्या तो वही मुसीबत सामने होगी। अल्लाह का शुक्र है मैंने वो सारे लोग जो कि अच्छाई के रास्ते पे चल रहे होते थे, उनको देखा है वो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में भी बड़े कंफर्टेबल है, उनकी घरेलू लाइफ भी बहुत अच्छी है और उनके आसपास के पड़ोसी भी उनसे बड़ा खुश हैं। तो एक परफेक्ट सस्टेनेबल दुनिया बहुत अच्छी बन जाएगी अगर हर बंदा इंटेग्रिटी को अडॉप्ट कर ले। सिर्फ ईमानदारी वो वाहिद चीज है जो अकेली माशरे के मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स का हल है, और आपके, हमारे, हम सबके दिल के सुकून के लिए भी इंटेग्रिटी बड़ी कमाल चीज है। तो हो सके तो इंटेग्रिटी को बचा के रखिएगा, ये बड़ी कीमती चीज है, ये अनमोल है, इतने आराम से नहीं मिलेगी, ये लॉन्ग टर्म एसेट है। सिर्फ करना ही होगा कि कुछ दफा बेधड़क होकर हिम्मत करके कुछ जगह इनकार करना होगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अगर वो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद उस खातून को किसी ने गोली नहीं ना मारी, तो आपका तो प्रोफेशन वैसे ही डरपोक लोगों का है। प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, अपनी इज्जत बचाते फिर होते हैं, तो लीगल कार्रवाइयों तक में भी नहीं जाते कि यार अपना नाम बदनाम होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको टेंशन देंगे, टॉर्चर करेंगे, आपका डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे। बहुत वर्स्ट केस सिचुएशन में फर्म बदलेगी, लेकिन आप जब रीजन बताएंगे हर जगह कि क्यों इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो भी एक्सपोज होंगे। तो फर्म डराएगी जरूर कि हम आपको एनओसी देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनकी भी बेइज्जती है। ठीक है, तो इसलिए जब जब मौका मिले आप अपनी इंटेग्रिटी बचा सकें। जहां आप पोजीशन में, हाँ कहीं आप बहुत शदीद फंस गए, मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते, तो अगेन पे फिका भी कहता है कि अगर आप बिल्कुल ही एक सहरा में जा रहे हैं, मरने वाले हैं, और सामने एक मुर्दार जानवर है जिसको खाना मना है, हराम है, और नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे, तो वो कहता है इतना खा लो कि हलाल गज़ा तक पहुंचो। फिर इसका मतलब नहीं कि वहां आपने कहने का इजाजत मिल गई है तो तुम के खा लिया जाए, जो है ना, डकार मार रहे हो आप, उसके बाद शदीद मजबूरी में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, तो बस इतना जिससे आप कम से कम बेहतर जगह तक पहुंच सकें। और उसके बाद ये मानना है कि आपने गलत किया है, उसके ऊपर तौबा करनी है और उसका कफारा अदा करने की कोशिश करनी है। मजहब हमें मरने नहीं देता, ये नहीं कहता कि आप जानबूझ के खुदकुशी कर लो। तो अगर बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि आपके वो गलत काम ना करने से किसी को मार दिया जाए या कोई और इस तरह का बड़ा जानी नुकसान हो जाए, फॉर द टाइमिंग उस सिचुएशन में अगर मसलहतन थोड़ी सी देर के लिए आपको गलत करना पड़े, तो जैसे ही आपको ताकत मिले, जैसे ही आपको मौका मिले, उसको रिवर्स करने की जरूर कोशिश करें। क्योंकि आपको ओपिनियन आप अकेले का नहीं है, आप एक इंसान को ओपिनियन दे रहे हैं, आप एक बहुत बड़े मैस को ओपिनियन दे रहे हैं, और ऐसे में आप इतने सारे लोगों का फाइनेंशियल मर्डर कर सकते हैं अगर आपने उनको गलत ओपिनियन दे दिया। तो ये प्रोफेशन के आप अलमबरदार हैं, आप उस जगह पे हैं जहां आपकी अल्फाज की कीमत है, आप पे लोग भरोसा करते हैं। ये भरोसा बड़ा अनमोल है। हज़रत अली का कौल है कि तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इससे कम पे मत बेचना, इससे कम पे बेचना बेवकूफी है। तो एक तरफ हम 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले, 2 कनाल, 10 कनाल और ये सारे घर सोच रहे हैं, एक तरफ जन्नत है, हमारी वो कीमत है, और हम कहते हैं हमारी कीमत है, हम 2 करोड़ पे बिक जाएंगे, हम 5 करोड़ पे बिक जाएंगे। इसका मतलब है कि आपने अपने ऊपर टैग लगा दिया कि आप बिकाऊ हैं, आपको खरीदा जा सकता है। इंसानियत तो खत्म हो गई, उसके बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी खत्म हो गई। व्हेन एवरीवन थिंक्स कि यार ये बंदा बिकाऊ है, इसको मैं खरीद सकता हूं, तो बस फिर आपने जिंदगी भर की सारी कमाई बेकार कर दी। उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने आपको कुछ नहीं दिया फिर।
तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। ये जो बातें होती हैं कि हमारे यहाँ हराम ही हराम चल रहा है, ऐसा नहीं है। बेतहाशा लोग हलाल पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जो अपनी अपनी पोजीशन पे बैठ के जितना कोशिश कर रहा है वो अपने तरीके से अपने आप को बचा सकता है। आप एक पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, आप एक अच्छी तगड़ी पोजीशन पे होते हैं, आपको इतने आराम से लोग डरा नहीं सकते, और आप छोटे मोटे लालच से आपको कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, और आपको जिंदगी में अच्छा जीने के लिए जो चाहिए, इंशाल्लाह ताला आज से 5, 7, 10 साल बाद आप सब बहुत प्यारी सी लाइफ में होंगे, और आपको याद आएगा कि यस, आपको अच्छी लग्जरियस लाइफ के लिए जो चाहिए वो आपके पास है। उससे ऊपर सिर्फ तमाम है, उससे ऊपर सिर्फ एसेट्स में आप जोड़ते जा रहे हैं जो जिंदगी भर आप तक कभी भी नहीं पहुंचते। ज्यादा एक प्लॉट जो है वो आपने खरीदा जी 5 करोड़ का था, पता लगा आप 7 करोड़ का हो गया, तो वो आपसे बेचेंगे, 7 करोड़ का प्लॉट खरीद लेंगे, और खाना वही खा रहे होंगे जो पहले खा रहे थे। तो हो सके तो जिंदगी में कभी भी मौका मिले तो ईमानदारी को हमेशा सामने रखना है, और किसी भी किस्म के खौफ और इन चीजों को अवॉइड करना है। जमाना इतना बुरा नहीं है, थोड़ा सा उस खौफ से बाहर निकल आए। अगर आप पक्के हैं अपने बातों में तो इंशाल्लाह ताला लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, आपको मौके भी मिलेंगे। और मैंने हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस ईमानदार लोगों की देखी है। बेईमान लोग एक खास लेवल पे जाके गिर जाते हैं, ईमानदार हमेशा देर तक चल रहे होते हैं। कंपनियों में भी एग्जाम्पल है इसकी, इंडिविजुअल्स में भी एग्जाम्पल है। तो बहरहाल आप लोगों को काफी बोर किया, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, वो जो इंटेग्रिटी में चाहता था कि कुछ अच्छी डिस्कशन हो जाए, तो डिस्कशन हो गई। अल्लाह करे आप लोग कभी भी खुद इसको फॉलो कर सकें या अपनी नीचे टीम को फॉलो करवा सकें, तो वो जो है सदका जारी है। जितने लोग भी उसको सुनेंगे समझेंगे तो अच्छी लाइफ गुजारी जा सकती है, प्रोफेशनल लाइफ गुजारी जा सकती है। आप सब कर सकते हैं ईमानदारी के साथ। तो ईमानदारी बड़ी प्रीमियम चीज है लाइफ में ना, मैंने देखा है, और मैंने बहुत सारे लोगों को, टीचर लोग ना ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, तो मैं मुल्क से बाहर भी, मुल्क के अंदर भी अपने साथ के लोगों को इतने अरसे से सबको ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ। मैंने हमेशा देखा है कि जो जितना ईमानदार था आज वो उतने ही आगे मुकाम पे, और जो जितना बेईमान था वो उतनी ही जल्दी फारिग हो गया। डन, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, कोड ऑफ एथिक्स को आगे बढ़ाते हैं। जज़ाक। हाँ जी जनाब, वेलकम बैक। कैफ वाली बातें सारी याद आ गई। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि 5 होते हैं, जिनमें से 5 पे बात हुई है, लेकिन अभी एक वाले पे बात थोड़ी सी रहती है। वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी, जितनी देर तक आप मुझे बर्दाश्त कर सकेंगे उसके मुताबिक। लेकिन इससे पहले कि मैं भी शुरू हो जाऊं और उसके बाद आप कहें कि ये भाई साहब तो शुरू ही हो गए, तो मैं पहले थोड़ा सा और बातें पढ़ लें और फिर हम इंटीग्रिटी पे आते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या भला है? मतलब आपने फ्रेमवर्क दे दिया कि काम किस तरह करना है, एक फ्रेमवर्क दे दिया कि ये काम किस तरह से करना है। जैसे हम लोगों के बहुत सारे कंप्लायंस फ्रेमवर्क हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, लॉ ने कह दिया ये काम ऐसे करना है, स्टैंडर्ड ने कह दिया ये काम ऐसे करना है। S1 भी एक फ्रेमवर्क था, S2 भी फ्रेमवर्क है। S1 कहता है कि ठीक है समझ आ जाए तो मान लो, ना आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लो तो ज्यादा बेहतरी है। तो लेकिन उसकी वो टोन नहीं है जो कानून वाले फ्रेमवर्क की टोन होती है कि भाई ये आप पे वाजिब है, ये आपने इसको फॉलो करना है। तो फ्रेमवर्क बेसिकली एक निजाम को कहते हैं जिसको फॉलो करना है, और कॉन्सेप्चुअल दिमाग से। दुनिया में एथिक्स को लेके चलने की या मुख्तलिफ चीजों को लेके चलने की 2 तरह की अप्रोच होती है। हम कहते हैं रूल बेस्ड अप्रोच, एक होती है प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच ये होती है कि ये आपको सारे रूल्स दे दिए, जो दिया है जैसे दिया आपने उसको ऐसे फॉलो करना है। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होती है कि आपको कुछ गाइडेंस प्रिंसिपल्स दे दी और आप उन गाइडेंस प्रिंसिपल्स के मुताबिक चीजों को हल करें। अब कोड ऑफ एथिक्स वालों के लिए ये चीज बड़ी आसान थी। उस वक्त तक की दुनिया के दरियाफ्त में सारे मसले सर्च करते और पता लगता 733 टोटल केसेस है। तो एक बुकलेट जारी कर देते कि केस नंबर 1 अगर ये मसला हो जाए, नीचे लिख देते उसका सॉल्यूशन ये है। केस नंबर 2 अगर मसला ये हो जाए तो आप ऐसा करेंगे। केस नंबर 411, केस नंबर 522, तो वो आपको दुनिया के 750 सवा 700 के करीब इश्यूज बताते हैं कि इस तरह के इश्यूज आएंगे प्रैक्टिशनर को, और आगे उसके सॉल्यूशन दे देते हैं। इन्होंने ज्यादा आसान काम किया। इन्होंने कहा कि भाई हम आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ केसेस नहीं देंगे, हम आपको कुछ प्रिंसिपल्स सिखा देंगे, कुछ बातें बता देंगे। जब भी आपके पास कोई इशू आए, आपने उस इशू को देखना है, उसको परखना है और उसके मुताबिक एक अच्छा डिसीजन ले लेना है। इशू किस तरह के आ सकते हैं, परखना कैसे है, डिसीजन कैसे लेना है, उसकी गाइडेंस दे दी, लेकिन एक एब्सोल्यूट रूल्स की लिस्ट नहीं दे दी कि इस इशू में ये करना है, इस इशू में ये करना है और इस इशू में ये करना है। थोड़ा सा आगे जाके इंडिपेंडेंस में उन्होंने कुछ केसेस को एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह की सिचुएशन में इस तरह का सेफगार्ड ज्यादा बेहतर है। तो सजेस्टिव सेफगार्ड बताए, लेकिन कोई एक्सप्रेसिव लिस्ट नहीं दे दी कि आपने इस केस में हमेशा ऐसे ही करना है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें आपने दिमाग इस्तेमाल करना है। आपकी ऑब्जेक्टिविटी कब मुतासिर होती है? जब कोई इंटरेस्ट नजर आता है आपको, जब कोई खौफ नजर आता है, जब कोई परेशानी नजर आती है, जब कोई घबराहट होती है, जब कोई रिश्तेदारी निकल आती है, जब किसी को बचाना होता है, जब खुद को बचाना होता है, जब ताल्लुक बचाना होता है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आप लड़खड़ा जाते हैं, कभी कभी आप खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई आपने काम करना है, 3 फेजेस में इस मसले को हल करना है। सबसे पहले आपने थ्रेट आइडेंटिफाई करना है जो कि आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे आपको फॉलो नहीं करने दे रहा, आपको डगमगा रहा है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि वो क्या खतरे हैं जो आपको लाहक हैं। फिर देखिए वो खतरे कितने भारी हैं, और देन उसके मुताबिक आप उसको एड्रेस करें, उस खतरे को, किस खतरे को हमने कैसे लेके चलना है। मैं अक्सर सी बात करता हूं, आइडेंटिफाई थ्रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि उस थ्रेट का वजन समझना जरूरी है। थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन, हमें पता लगा कि हमारा सस्टेनेबिलिटी का क्लाइंट है और हम सर्विस देने जा रहे थे, लेकिन पता ही लगा कि हमारा एक टीम मेंबर का रिश्तेदार क्लाइंट में मौजूद है। थ्रेट तो है, अगर हमारे टीम मेंबर का रिश्तेदार वहां क्लाइंट में मौजूद होगा तो क्या हम ऑब्जेक्टिवली चीजों को देख सकेंगे? मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम फैसला सुना दें, थोड़ा सा रुक के देखें तो सही है थ्रेट भारी कितना है। जब अपनी टीम मेंबर को देखा तो पता ही लगा कि वो टीम का सबसे जूनियर टीम मेंबर है, जिसको भी हमने सिखाने के क्या करना है। इसका रिश्तेदार कौन था? दूर का कजन। क्लाइंट में क्या करता है? क्लाइंट में एचआर डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय चाय लाके देता है। तो क्लाइंट में एचआर डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑफिस बॉय का दूर का कजन हमारी टीम का सबसे जूनियर बच्चा है। तो थ्रेट था तो सही, लेकिन जब गौर से देखा उसे तो बिल्कुल ठंडा हो गया। वो मतलब उस लेवल पे आया ही नहीं कि हम परेशान हो और उसके सोल्यूशन के बारे में सोचे। इसी सिचुएशन को रिवर्स करते हैं। हमारी टीम का एक मेंबर है, उसका वहां रिश्तेदार है, कौन? मैं खुद।
मैं टीम को हेड कर रहा हूँ और मेरा रिश्तेदार वहां पे मौजूद है, तो मैं तो बहुत खतरनाक आदमी, जो टीम का हेड है उसका रिश्तेदार मौजूद होगा तो ये तो पूरी टीम के लिए खतरनाक है। अच्छा, रिश्तेदार कौन है? सगा भाई। वहां क्या करता है? चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर है। तो फिर तो गेम ही ओवर हो गई। अब जो मर्जी कर ली, इंडिपेंडेंस इतनी बुरी तरह से आउट हो चुकी हुई है कि आप एक अच्छी ओपिनियन नहीं दे सकते सिवाय इसके कि मेरे अपने भाई से शदीद जंग हो। तो दुनिया को तो नजर आ रहा है। अब इसमें दो तरह की इंडिपेंडेंस होती है, एक इंडिपेंडेंस इन माइंड होती है, एक इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस होती है। वो कहते हैं कि आपने माइंड से भी इंडिपेंडेंट होना है और अपीयरेंस से भी इंडिपेंडेंट होना है। मैं जितना मर्जी कह दूं भाई से मेरी जंग चल रही है और इसका तो मैं, और इसके होने से फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है, ये यहाँ होगा तो मैं इसके इंतकाम में बहुत अच्छा वाला ऑडिट करूंगा, बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। बट दुनिया जब दूर से देख रही होगी तो मैं उनकी नजर में क्या होगा? बाइस्ड। तो आई एम नॉट अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। तो कोड ये कहता है कि आपको इन माइंड भी और इन अपीयरेंस भी दोनों तरह से इंडिपेंडेंट होना है। एक्चुअल इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, परसीव्ड इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। तो एक थर्ड पर्सन दूर बैठ के जब देख रहा हो तो वो ये सोचे कि नहीं यार इसके भाई का इदारा है, ये तो ख्याल करेगा। तो चाहे मैं जितना मर्जी माइंड में इंडिपेंडेंट हूं, क्योंकि दुनिया की नजर में मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। तो कोड कहता है कि आपको दोनों इंडिपेंडेंस चाहिए, दिखने में भी और असल में भी। तो हुआ ये कि आइडेंटिफाई करने के बाद जब एवेल्युएट किया तो इतना बड़ा थ्रेट निकल आया कि अब उसके सोल्यूशन के ऊपर जो है हमें बहुत ज्यादा याद करनी है। अब यहाँ 3 प्रोटोकॉल है, किताब में ज्यादा डिटेल से लिखे हैं, एक लाइन में लिखे हैं। प्रोफेशनल जजमेंट, इस सारी कहानी में एक प्रैक्टिशनर का, एक प्रोफेशनल का प्रोफेशनल जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इन सिचुएशन में प्रोफेशनल जजमेंट क्या करेगी? थ्रेट को समझने में जजमेंट चाहिए, इवेल्युएट करने में, वजन करने में कि कौन सा थ्रेट कब भारी हो जाता है, कब भारी नहीं हो जाता, और उसके सेफगार्ड समझने के लिए, सोचने के लिए कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और विड्रॉल करें या ना करें, और बस इतनी सी प्रोफेशनल जजमेंट। अगर ये विड्रॉल नहीं होता तो क्या हम एंगेजमेंट करेंगे? क्या हम विड्रॉ ना करें तो क्या ये काम करना चाहिए? ये काम करते हुए क्या एहतियात करनी चाहिए? कितने टीम मेंबर लेके जानी चाहिए? किसको क्या बात बतानी चाहिए? यानी कि चूंकि है ही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो प्रोफेशनल जजमेंट के अलावा तो गुजारा ही नहीं है। तो इस सारे उसमें वी नीड अ वेरी गुड प्रोफेशनल जजमेंट। दूसरा हमें क्या चीज चाहिए? वी हैव टू रिमेन अलर्ट फॉर एनी न्यू इन्फॉर्मेशन और चेंज इन सेक्शन सर्कमस्टेंसेस। शुरू में पता लगा इन्फॉर्मेशन कुछ और थी, मैंने काम शुरू कर दिया, थोड़ा सा आगे जाके फैक्ट्स चेंज हो गए। शुरू में जब हमने काम शुरू किया तो वो ऑफिस बॉय था, बाद में पता लग गया कि उसकी अच्छी सर्विसेज की वजह से उसको प्रमोट करके ऐसे डिपार्टमेंट में लगा दिया जिसको एग्जैक्टली जिसको हमने एश्योरेंस देनी है। तो शुरू में भी और बदलते हालात में भी आपने देखना है। देन थर्ड पार्टी जो कि रीजनेबल और इन्फॉर्म्ड है, उसका टेस्ट भी बहुत जरूरी है। ये रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट क्या होता है? थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करना कि हमारी नहीं, थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म नहीं करना है। ये इन्फॉर्म थर्ड पार्टी की बात हो रही है जिसको पहले से पता है। हमारे जैसे कि जो से हम ये सिचुएशन से बताइए कि ये हुआ पड़ा है, तो आप इसमें क्या मशवरा दीजिए? हम ये काम कर रहे हैं। हमने हमेशा थर्ड पर्सन आई से देखना है। अगेन मैंने तो कह दिया कि मेरा भाई है, कोई बात नहीं, मेरी तो उससे लड़ाई चल रही है, मैं तो नहीं इसका साथ दूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है, भाई को भी ऐसा लगता है कि ये तो सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हुए जो है ना वो बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। लेकिन एक थर्ड पर्सन दूर बैठ के जब देख रहा है कि यार ये भाई दूसरे भाई को सर्विस देने जा रहा है, तो उसे तो गुमान होगा। अब बीइंग अ प्रोफेशनल, आप जो भी काम करेंगे आप हमेशा जस्टिफाई करेंगे कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है, और क्लाइंट को हमेशा लगेगा जो आप कर रहे हो बिल्कुल गलत है। क्लाइंट विक्टिम है, आप जालिम है। आपको लग रहा है ऐसे होना चाहिए, क्लाइंट को लग रहा है वैसे होना चाहिए। क्लाइंट और आप दोनों बाइस्ड हैं। मैं अक्सर इसकी एग्जांपल देता हूं इस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूं, हमारा एक टॉपिक चल रहा है और वो टॉपिक बार बार डिले हो रहा है। कोई भी बच्चा जो है वो अचानक से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा हो, बहुत ज्यादा तंग कर रहा हो, और उसकी वजह से क्लास का माहौल खराब हो रहा हो। ऐसे में मैं 2-3 बच्चों को जवाब देने के बाद उसे कहूंगा देखो भी सारे मारेंगे, खुदा का खौफ करो, पहली बेचारे रात में बड़ी मुश्किल से बैठे हुए इस क्लास में, तो ऐसा ना हो कि आपकी पिटाई हो जाए। वो बच्चा ना समझे सिचुएशन को, और थोड़ी देर बाद जो है बच्चा क्लास को तंग कर रहा हो तो मैं बच्चे से कहूंगा बस आप क्लास छोड़ के चले जाए। ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा करते ही नहीं। तो लेकिन फर्ज करें अगर मैं एकदम से एक बच्चे को कह दूंगा भी आप क्लास से बाहर चले जाए, और वो जब जा रहा होगा मुझे दुख भी हो रहा होगा मैंने क्या किया, लेकिन मैं दिल में अपने आपको तसल्ली दूंगा कि मैंने इंतहाई प्रोफेशनल हरकत की है। एक बच्चा जो कि क्लास का डेकोरम खराब कर रहा था, उसकी वजह से इतने सारे लोगों की लर्निंग में मसला आ रहा था, तो मैंने एक खराब बच्चे को क्लास से निकाल दिया। तो मैं अपनी नजरों में हीरो बन गया, मैंने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, बच्चे की नजरों से सोचे, तालीम को रोक दिया, सवाल पूछने को रोक दिया। बाकी लोग शर्मा शर्मी बैठे रहते थे, मैं ही तो सवाल पूछता था, मेरे सवालों से सबको पता लगता था। और जब मुझे समझ नहीं आई तो मैं सवाल पूछूंगा, मैं क्लास ले इसलिए रहा हूं कि मैंने सवाल पूछना मेरा राइट है। तो जब मेरा राइट है तो मुझे मेरे राइट से महरूम कर दिया। इंतहाई अनप्रोफेशनल हरकत की आपदी साहब ने। और आपदी साहब अपनी नजरों में क्या सोच रहे हैं? कमाल प्रोफेशनल हरकत की। तो आपदी साहब हमेशा मानेंगे उन्होंने सही किया, विक्टिम हमेशा मानेगा कि उसने गलत किया या आपदी साहब ने गलत किया। तो शायद इसका फैसला मैं या वो स्टूडेंट नहीं करेगा, इसका फैसला आप थर्ड पर्सन करेंगे जो सिचुएशन को जानते हैं। आप इन्फॉर्म थर्ड पार्टी है, मैं अननोन बाहर से किसी को कॉल करके नहीं पूछूंगा कि अभी ऐसा हुआ बताओ सही है या नहीं। आप वो लोग हैं जो इन्फॉर्म भी हैं और थोड़े थोड़े से रीजनेबल भी। तो अगेन एक ऐसी थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्म्ड हो और रीजनेबल हो, उसकी नजर में जो हो रहा है क्या वो प्रोफेशनल है? तो इसको हम कहते हैं यूज द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट। आप सस्टेनेबिलिटी की टीम में शामिल थे, आप जो है वो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो आपको दोस्त की कॉल आई, मुझे यार वो आग लगी बस्ती में मूवी लगी हुई है, बड़ी जबरदस्त मूवी है, टिकटें मुझे मिली हैं फ्री की कहीं से है। ईद पे अगर गिनती की चंद मूवीज आई और उसको इतने इश्तिहार चले हो तो पता तो लग ही जाता है। तो अब ये ना पूछेगा देख तो नहीं ली। अच्छा, तो अब हुआ ये अच्छा मैंने देख तो नहीं ली, तो क्या मतलब हम लोगों का कोई हक नहीं है क्या? हम मतलब जीना छोड़ दे हैं, मतलब प्रोफेशनल लोग होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के हमें साइड पर सजा दे कि बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, ये फिल्म अस्तगफिरुल्लाह, ये क्यों फिल्म देखेंगे? तो
हमारे अंदर भी आप ही की तरह का हंसता खेलता इंसान मौजूद है, बस हमारे ऊपर प्रोफेशनलिज्म का लिबास है। अच्छा खैर बात आते हैं, तो हुआ ये ईद की छुट्टियों में टाइम मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। खैर तो वो शख्स आप टीम मेंबर है, आपको राब्ता किसी ने किया, दोस्त ने उसने कहा कि मूवी लगी हुई आग लगे बस्ती में, देखते हैं। आप एक्साइटेड हो गए, लेकिन आपने देखा काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। अपने जूनियर की तरफ देखा, मैंने कहा यार तुम जो फॉर्म में आए थे तुम कहते थे ना मुझे लर्निंग चाहिए। हाँ कहा तो था मैंने लर्निंग, ठीक है सही है। या तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा सा मैच्योर लेवल का काम है, समझना। टाइम देखा, घंटा है मेरे पास, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा के जाऊंगा। उसको जो है वो अच्छी तरह से आपने समझाया कि देखो ये काम है, ये ऐसे करके इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अब अगेन अगर तुम मैनेजर को बताओगे तुमने किया है, तो वो मुझे कहेगा इतनी जल्दी इस लड़के को इतना क्यों सिखाया। यार मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम साल बाद ये बात सीखो। आज तुम मेरे साथ टीम में हो, मैं तुम्हें आज ये सिखा दूं, बस मैनेजर को मत बताना। कल सुबह जब वो आए तो कहना हाँ ये नहीं कोई काम है, तो बोलोगे तो खामखा तुम्हें ना वो टीम से निकाल देंगे, और कल को जो तुम्हें मैं आज बड़ी अच्छी लर्निंग देना चाह रहा हूँ वो खत्म हो जाएगी। उस बच्चे को काम दिया, उसे 1 घंटे तक समझाया, काम उसकी सलाहियतों से बहुत ऊपर का था, लेकिन आपने उस पर बहुत ज्यादा जबरदस्त भरोसा किया। बाइक पे बैठे हुए जा रहे हैं और जहन में ना एक हीरो है, आप खुद। आपने एक नए लड़के को, एक बिगिनर बच्चे को सिखाया है सस्टेनेबिलिटी के अंदर वो बात जो साल बाद वो सीखता, आपने आज उसे सिखा दी है। आप अपने ऊपर गुमान रखते हैं कि आप इंतहाई अजीम आदमी हैं, आपने जो है ना उसकी जिंदगी रोशन कर दी है। जाते जाते जो ना थोड़ा सा आप आगे सोच रहे हैं कि मुझे तो अमन का पीस अवार्ड मिलना चाहिए। मैं जो कर बैठा हूँ, दोस्त से मिले, जैसे ही मिला उसने कहा तुम मसरूफ थे, तुम कैसे आए? आपने कहा मैंने सोचा तेरी वजह से ना मुझे मौका मिल गया कि मैं अपने एक जूनियर को बड़ा कुछ सिखा सकूं। ये आप सोच रहे हैं? अच्छा जूनियर से पूछें जरा, अपने आपको उसकी कुर्सी पे रखें और अब सोचें कि आज से कुछ अर्से पहले आपको किसी ने इसी तरह से फिल्म देखने जाना था और अपना काम आपको चेप किया और निकल गया, तो आपके ज़हन में जितने भी उसके रिश्तेदारों समेत जो अलकाबात आ रहे थे, आपने वो अलकाबात उसके बारे में सोच डाले कि यार ये कितना घटिया आदमी है, कितना बुरा आदमी है। अब जब आपके साथ हुआ तो वो विलन था, आप हीरो थे मजलूम, और जब आपने किया तो आप हीरो थे, वो विलन है जो सीखना नहीं चाह रहा। तो हमेशा आप ही ठीक क्यों होते हैं? ये ऑटोमेटिकली ऐसा क्यों होता है? हम बाइस्ड हैं। तो ऐसे में आप या वो बच्चा दोनों इस सिचुएशन में मौजूद है, तो ये नहीं बता सकते कि जो हुआ है वो सही हुआ है नहीं, लेकिन एक मैनेजर शायद देख के बताए इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के सीनियर को, इस तरह के जूनियर को इस तरह की इंफॉर्मेशन देके जानी चाहिए थी या नहीं। वो रीजनेबल पर्सन है, इन्फॉर्म पर्सन है, और वो इस वाक्य के जालिम मजलूम में से नहीं है, वो एक तीसरा पर्सन है। तो ये रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट होता है, इसको समटाइम हम मिरर टेस्ट भी कहते हैं। मिरर टेस्ट वैसे अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये होता है कि आप एक जानवर के माथे शाथे पे कोई निशान लगा देते हैं और उसको शीशे के पास खड़ा कर देते हैं, ये अंदाजा लगाते हैं कि कैसे ये पता लगेगा कि मेरे माथे पे या मेरे चेहरे पे कोई अलग से निशान लगा हुआ है। तो ये मिरर टेस्ट एक और दुनिया में इस्तेमाल होता है कि हमारी दुनिया में मिरर टेस्ट कहते हैं अपने आप को आईने के सामने रखें और वहां जाके अपने आप को तुम कह के पुकारे। ये सामने वो शख्स है जिसको दोस्त की कॉल आई थी, इसको फिल्म देखने जाना था, इसने वो जूनियर जिसको उससे पिछले दिन तक कुछ सिखाने की कोई ख्वाहिश नहीं थी इसकी, अचानक से इसके मन में ख्वाहिश जागी कि मैंने इसे सिखाना है, इस बंदे ने गलत हरकत की। जब आप अपने आपको ठहरे में सामने खड़ा करके आईने के सामने रखेंगे और आप उस बंदे को खुद से सोचेंगे कि इसने क्या किया है और इंतहाई इंडिपेंडेंटली सोचेंगे कि इन हालात में जो सामने वाले बंदे ने किया वो सही था या नहीं था, तो ये मिरर टेस्ट कहलाता है। तो इसे आप जब अपने आप को क्वेश्चन करते हैं फिर आपको पता लग जाता है आप सही थे या गलत थे। तो रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट में भी बेसिकली आप एक थर्ड पर्सन के एंगल से सोचेंगे, और अगर नहीं सोच पा रहे होंगे तो फिर पूछेंगे लोगों से, उनसे कहेंगे कि जी ये सिचुएशन है, ये मामला है, जो बताइए जो हम कर रहे हैं क्या वो प्रोफेशनल है या नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है, अलर्ट रहना है हर नई इंफॉर्मेशन के लिए, और रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी जो टेस्ट है वो आपने अप्लाई करना है ताकि आपको पता लगे कि क्या है और किस तरह से। ये थर्ड पार्टी क्लाइंट के अलावा भी हो सकता है। अब अगेन थर्ड पार्टी का क्लाइंट के अलावा भी हो सकता है, मसला है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यहाँ हम थोड़ा सा डर जाते हैं, तो कई दफा हम क्या करते हैं अपनी टीम में कुछ बड़ों से रब्ता कर लेते हैं, अपने फर्म के कुछ और लोगों से फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग डिस्कस कर रहे होते हैं। समटाइम हम क्लाइंट के स्टैट्स फैक्ट्स शेयर किए बगैर कहते हैं एक क्लाइंट पे एक इस तरह की सिचुएशन बनी है, हमें उसमें क्या करना चाहिए। फिर हमारा अपना फर्म का मॉनिटरिंग और रिमीडिएशन का डिपार्टमेंट होता है, या कुछ लोग होते हैं जो एलोकेटेड होते हैं, कोई सीनियर पार्टनर होता है, उसको बताया जाता है किस तरह की सिचुएशन है, सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो यानी कि जब भी कोई थ्रेट आए और उस थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन, उसकी वैल्यूएशन और उसके सेफगार्ड प्रोवाइड करने में हमने ये चंद चीजें जरा ज्यादा इस्तेमाल करनी है। किताब में इन तीनों के बारे में थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, मैंने बातों में ज्यादा बता दी और सामने स्क्रीन पे 3 लाइनें दिखा दी हैं। ये बात समझ आई। अब अगेन ये जो थ्रेट हैं ये कितनी तरह के होते हैं? मशहूर जमाना 5 थ्रेट्स। सेल्फ इंटरेस्ट, आपका गुजाती फायदा होता है। सेल्फ रिव्यू, आपके सामने अपना किया हुआ काम आ जाता है। एडवोकेसी, किसी को प्रमोट कर रहे होते हैं। फेमिलियरिटी, कोई जान पहचान वाला होता है। इंटिमिडेशन, कोई खौफ होता है। ये जो पहला पोर्शन है ना, यानी कि अभी इस वक्त हम पार्ट 1 की रेप्लिका में है, ये इस वक्त बताते हैं जनरली इन थ्रेट्स को, लेकिन जब ये स्पेसिफिकली आगे जाते हैं तो ये एक क्लाइंट को सर्विस देने वाले प्रैक्टिशनर के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं। तो इस वक्त मैं इस पर बात नहीं कर रहा, हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यही वाली चीज विद एग्जांपल ऑफ अ प्रैक्टिशनर आएंगी। अभी ये जनरल इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा, हमारा इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू हो रही होगी। थ्रेट इवैल्यूएट करना है। जब आपने थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने देखना है कि वो कितना वजनी है, आपने देखना है कि क्या वो एक्सेप्टेबल लेवल से नीचे है या ऊपर है। अगर ऊपर है तो फिर खतरनाक बात है, आपको उस पर काम करना होगा। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर्स देखने हैं। क्वांटिटेटिव, क्लाइंट ने आपसे कहा कि जी 15 लाख का मैं आपको गिफ्ट दूंगा, या क्लाइंट ने आपको बिस्किट का हाफ रोल भेज दिया, तो बिस्किट का हाफ रोल भेज देने से एकदम से आपके दिल में उसकी इतनी मोहब्बत नहीं जाग जाएगी कि आप उसके लिए बेईमानी कर लें, लेकिन 15 लाख रुपए से
वो मोहब्बत जाग भी सकती है। अच्छा, भाई के केस में तो रुपए इन्वॉल्व ही नहीं है, भाई से तो एक रिलेशन है, वो क्वांटिटेटिव तो बात ही नहीं है, वो तो क्वालिटेटिव बात है। तो जब आपने थ्रेट्स को इवैल्यूएट करना है तो आपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सारी चीजें देखनी है। आपने जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आपको मिले तो भी आपने देखना है कि जो प्रीवियसली इंफॉर्मेशन थी और जब वो है क्या उससे थ्रेट की लेवल चेंज हुआ, और चेंज हुआ तभी हम उस पर क्या करेंगे। तो थ्रेट को इवैल्यूएट करते हुए जनरल बात इन्होंने की है, लेकिन ये बात भी हम आगे जाके स्पेसिफिकली करेंगे कि अगर प्रैक्टिशनर को थ्रेट नजर आएगा तो वो क्या करेगा। मैं दोबारा याद करा दूं, जो पार्ट 1 है वो जनरल बताता है और वो कांसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी जनरल बताता है। पार्ट 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस के हिसाब से बताता है, पार्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के हिसाब से बताता है। तो अब जो हम पार्ट 5 में जिस कोड की बात कर रहे हैं तो वो हमें प्रैक्टिशनर के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें बताएगा। तो ये बातें आगे चल के फिर से रिपीट होंगी। अगर आप किताबों में देखेंगे तो थोड़ा सा आगे आपको दोबारा से थ्रेट और सेफगार्ड वाला एरिया आएगा, क्योंकि अब वो स्पेसिफिक टू सर्विस प्रोवाइडर होगा और इस वक्त बात हो रही है जेनेरिक। तो ये जेनेरिक वाले को एक दफा आपने तेजी से गुजार देना है, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक बात पढ़ लेंगे तो जेनेरिक ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। तो सर्विस प्रोवाइडर, एश्योरेंस प्रोवाइडर और जी, अब यहाँ सर्विस प्रोवाइडर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो सस्टेनेबिलिटी का प्रैक्टिशनर होगा। प्रोफेशनल वो एश्योरेंस भी और रिपोर्टिंग का। जी, अब अगेन इस वक्त चूंकि हम लोग बात ही सस्टेनेबिलिटी की कर रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी के अंदर वो सिर्फ इस वक्त सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि काम उन्होंने सही किया या नहीं किया। यानी इस टाइम पे हम सब्जेक्ट मैटर बना नहीं रहे। तो हम ये ध्यान रखना है, हम वो नौकर नहीं है, हम वो एम्प्लॉय नहीं है जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा है। अभी उसके बारे में इन्होंने बनाने हैं, स्टैंडर्ड बनाएंगे, अगर आप लोग तब तक पेपर पास कर लें, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी गाइडेंस आएगी। इस वक्त मेरी असम्पशन पार्ट 5 में है कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिशनर, और ये लफ्ज हमने खास तरह के स्टैंडर्ड में इस्तेमाल किया था, एश्योरेंस वाले। तो इस टाइम पे सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस कैसे देंगे और उस एश्योरेंस के दरमियान एथिक्स कैसे फॉलो करेंगे वो भी हम देख रहे हैं। तो हमारा जो ग्रिड सी है दैट इज अबाउट ये जो प्रैक्टिशनर है वो एश्योरेंस कैसे देता है और एश्योरेंस को अपहोल्ड कैसे रखता है एथिकली। तीसरी सिचुएशन, थ्रेट को एड्रेस करें। जब थ्रेट को एड्रेस करेंगे तो सबसे पहले वो सिचुएशंस एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जो जिसकी वजह से थ्रेट आ रहा है। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकेंगे या कुछ और कोशिश करें तो हम कुछ और सेफगार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सेफगार्ड वो एक्शन है जिससे हम उस थ्रेट को कम करने की कोशिश करते हैं, और अगर सेफगार्ड से बात ना बने तो हम क्या करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। लेकिन स्पेसिफिक सेफगार्ड और इस तरह की चीजें हमें अगले पार्ट में मिलेंगी। तो ये बस एक जनरल डिस्कशन है जो कि हम अभी कर रहे हैं। जब थ्रेट्स को एड्रेस कर रहे हैं तो ऐसे में सिग्निफिकेंट जजमेंट्स और ओवरऑल कंक्लूजन्स यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ बहुत सारी तरह के बाइस होंगे जो आपने फेस करने होंगे। ये वो बात है जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ी। बहुत सारे बाइस से क्या मुराद है? बाइस किसे कहते हैं? बाइस बेसिकली कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, अफेक्ट करता है आइडेंटिफिकेशन को, इवैल्यूएशन को या एड्रेसिंग ऑफ थ्रेट को। तो जब भी आप चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे बाइस होंगे, कुछ ऐसे झुकाव होंगे जिसकी वजह से, कुछ ऐसी जानिबदारी होगी जिसकी वजह से आप सही फैसला नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, इन्होंने दुनिया के बहुत सारी तरह के बाइस इकट्ठे कर दिए। एनकरिंग बाइस, रिलाइंग टू मच ऑन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव, एक बहुत बड़ा मसला। हमें जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन पहली दफा मिलती है हम फौरन से वो ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं बगैर डेप्थ में जाए। तो एक बड़ा खतरनाक बाइस है जिसमें आप क्या करेंगे, आप इनिशियल पहली फर्स्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव होते साथ ही जज्बाती हो जाएंगे। तो जी, सबसे अहम स्लाइड पे जो है ना लाइट चलेगी। ये सारे चाह रहे हैं कि हम वो वाली डिस्कशन शुरू कर दें। आप अपनी किताबें नजर आ रही हैं? यस। ठीक है। दूसरा बाइस है ऑटोमेशन बाइस। आप क्लाइंट के सिस्टम्स के ऊपर अनड्यू रिलाई कर लेते हैं और आप कहते हैं हाँ ठीक है, इनके सिस्टम से जनरेट हो गया, ये ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन है, पीछे से डाटा पकड़ रही है, सही होगी। यानी आप ऑटोमेटिकली सिस्टम के ऊपर भरोसा करके समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट तरीके से आपके पास आ रही है। ये बात समझ आई? देन अवेलेबिलिटी बाइस, गिविंग मोर वेज टू इजीली रिकॉल्ड इन्फॉर्मेशन। आपने फैसला लेना है, कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो जो ढूंढनी पड़ेगी उसमें तो दिक्कत है, और जो सामने मौजूद है वो रेडीली अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए जो सामने इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे ओपिनियन बनाना शुरू कर देंगे। तो हम कहते हैं यहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी बाइस हो गया। देन कंफर्मेशन बाइस, आप क्या कर रहे हैं, जो एविडेंस आपके बयान को कंफर्म कर रहा है उसको पिक कर रहे हैं और दूसरी चीज को इग्नोर कर रहे हैं जो कि आपको खामखा कंफ्यूज कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो एक बाइस ये होता है जिसमें इंसान उस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा पसंद करता है जो उसके ख्यालात से मैच कर रही हो। मैं एग्जांपल देता हूं, आपको कोई सियासी जमात पसंद हो और सियासी जमात का कोई सियासी नैरेटिव आपको पसंद हो। अब ऐसे में कोई आपको आके बताएगा कि पाकिस्तान तबाह होने वाला है, आप सोचेंगे मुल्क में हुकूमत किसकी चल रही है, पता लगा आपके पसंद के लीडर की हुकूमत चल रही है। आप नहीं यार, ये गलत लोगों ने गलत खबरें उड़ाई हुई हैं, मेरा लीडर जब से हुकूमत में है तब से लोग गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि मुल्क खत्म होने वाला है, तबाह होने वाला है। कोई चक्कर नहीं है, मेरा लीडर सब संभाल रहा है, बाकी सब तुम्हें पता है मीडिया पे तो गलत रिपोर्टें होती हैं। 3-4 साल बाद आपको दोबारा से इंफॉर्मेशन मिली कि मुल्क में कुछ गलत हो रहा है। आपने फिर पूछा हुकूमत किसकी है, पता लगा जी आपके दुश्मन की है, आपके पसंद के हुक्मरान की नहीं है, कोई और हुक्मरान है। आपने कहा मैं तो पहले कह रहा था, इन लोगों को मुल्क दे दिया, तबाही करना था, खत्म हो गया मुल्क, क्या बचा इसके पीछे। तो ये एक बड़ा खतरनाक सा बाइस होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके अकायद से मैच कर जाती है आप उसको पिक कर लेते हैं, और जो अकायद से मैच नहीं करती, जो आपको तसल्ली नहीं दे रही होती, मजा नहीं दे रही होती, उलझन दे रही होती, आप उस इन्फॉर्मेशन को उठा के कचरे में फेंक देते हैं। स्क्रीन एक दफा आप लोगों के साथ शेयर कर लो। हाँ जी, कंफर्मेशन तक पहुंच गए थे। ये चारों तरह के बाइस समझ आ रहे हैं। देन ग्रुप थिंक, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड ग्रुप डिसीजंस। समटाइम क्या होता है, आप एक चीज पे इतनी मुशावरा शुरू कर देते हैं, सारे मिलकर बातचीत करते हैं, आपका अपना ओपिनियन साइड पे चला जाता है, अपनी जजमेंट साइड पे चली जाती है, और कुछ अर्से बाद उस ग्रुप ने मिलकर जो सोचा होता है, जो समटाइम वो नहीं होता जो आप अकेले सोचते। तो ये ग्रुप थिंकिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि फिर आप फॉर एग्जांपल ये सियासी, उसमें ये बात आसानी से समझ आती है, एक सियासतदान का अपना एक नजरिया होता है, फिर पता लगता है उसकी पॉलिटिकल पार्टी का एक नजरिया होता है, फिर जब सारे बैठते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो नजरिया अडॉप्ट कर लेते हैं जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी का नजरिया होता है। तो ये ग्रुप थिंकिंग होती है कि आप अपने पूरे ग्रुप को एज अ होल सोचते हुए अपना जाती ओपिनियन पीछे ले जाते हैं और वो वाली सोच अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि आपकी क़यादत की होती है। तो ऐसे में हो सकता है टीम का सीनियर अपनी टीम को सामने बिठा के कभी मिलकर सोचते हैं, और उसके बाद ये ग्रुप मिलकर एक ओपिनियन तक पहुंच जाए जो कि शायद एक बायस्ड ओपिनियन हो, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि ऐसी बात करें जो कि ग्रुप वालों को पसंद आए। तो जूनियर बोलते हुए डरेगा, सीनियर इसलिए ओपिनियन चेंज नहीं करेगा कि खामखा इसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस फिनोमेना को कहते हैं
गुड थिंकिंग। फिर ओवर कॉन्फिडेंट बाइस को बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल में आप लोगों को। समटाइम हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर इन्फॉर्मेशन से अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन को रिगार्ड करते हैं, कुछ को डिसरिगार्ड कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन बाइस, एज्यूमिंग कि सिचुएशन मैच करती है पास्ट पैटर्न से बगैर एनालिसिस के। ये सिचुएशन आपके सामने आपने कहा अच्छा हाँ यार ये लोग हमेशा ऐसे करते हैं, पिछले सालों से पिछले साल भी ऐसे था तो ऐसे ही होगा। आप ऑब्जेक्टिवली नहीं सोचते, आप पास्ट ट्रैक ऑफ इवेंट्स के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। देन फाइनली सिलेक्टिव परसेप्शन, आप हमेशा वही मतलब निकालते हैं जो आपने मतलब निकालना होता है। आप जवाब पे पहले पहुंचे हुए होते हैं, थिंकिंग बिला वजह कर रहे होते हैं। आपने अगर जवाब ये देना ना कि मेरा लीडर कमाल है, अब आपको जो मर्जी इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो कि आपके लीडर ने दस्तखत कर दिया, आप कहेंगे मैंने तो कहा था मेरा लीडर कमाल है। कहेंगे दस्तखत नहीं किया, आप कहेंगे मैंने कहा था मेरा लीडर कमाल है, तभी तो उस कागज पे दस्तखत नहीं किया। आप कहेंगे तुम्हारे लीडर के होते हुए लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मैंने देखा मेरे लीडर की पॉलिसी ऐसी है कि दूसरे मुल्कों में सेटल करवा रहा है ताकि पाकिस्तान को फायदा हो कल को फॉरेन रिजर्व में। तुम्हारे लीडर के होते हुए लोग मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। देखा मेरा लीडर ऐसा कमाल, उसने कहा था मैं पाकिस्तान में नौकरियां दिलवाऊंगा। जब आपने सोच लिया है कि मैंने सोचना ही ये है, तो फिर आपने वही सोचना है, एविडेंस इररिलेवेंट हो जाता है। तो यहाँ कोड ऑफ एथिक्स ना साइकोलॉजिकल डिस्कशन में चले गए और बड़े कमाल लेवल पे उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे से वो बाइस बताए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्या होता है कि जी बाइस की वजह से जो है वो हमारा ओपिनियन खराब हो जाए। तो इस दफा उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स में इस पोर्शन में बाइस को बकायदा मुख्तलिफ कैटेगरी वाइज समझाया है। जी यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। पीछे वाले पार्ट में जनरल अभी अमेंडमेंट की है लेकिन बड़ी चेंज नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट एडिशन में ये वाली चीजें पे वहां पे भी ऐड हो जाए। बाइस को कैसे रिड्यूस करें? एक्सपर्ट एडवाइस ले लें, सबसे सेफ है, वो पढ़ा लिखा है, समझदार है और थर्ड पर्सन है। कंसल्ट करें अदर को, ताकि आपने जो डिसीजन लेने की बात कही मुझे तो ये समझ आ रही है आपका क्या ख्याल है। और ट्रेनिंग होनी चाहिए मुख्तलिफ तरह की, आपने मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग की हुई अपने इदारे में या समझा हुआ हो कि हमने किस तरह की सिचुएशन को कैसे टैकल करना है और अपने आप को किस तरह से बचाना है। तो क्या ये ओवरऑल बात समझ आई? हम कहते हैं कि जब भी हम सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लेते हैं थ्रेट्स वगैरह के वक्त, तो उसको कुछ बाइस हमारे सामने आता है, उस बाइस को हमने किस तरह से डील करना है। दूसरा यहाँ पे हमारा जो फर्म का कल्चर वगैरह है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तब मजबूत हो जाता है जब हमारी फर्म भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे कायम हो। अगर फर्म का कल्चर ही खराब है, वो चीजों को देखते नहीं है, ध्यान नहीं करते, जो ब्रीचेस होती है उन पे काम नहीं होता, शिकायतें नहीं होती, तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो अगर हमारी फर्म की लीडरशिप प्रमोट करती है एथिक्स को और तमाम लोगों को अकाउंटेबल ठहराती है, अच्छी ट्रेनिंग देती है, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स रखती है एथिकल बिहेवियर्स पे, पॉलिसीज जो है वो अच्छे लोगों को जब वो गलत बात बताएं, विसल ब्लोइंग करें तो उनको प्रोटेक्ट करती है, फर्म अगर एथिकल वैल्यूज वगैरह को प्रॉपर तरीके से लेके चलती है, तो ऐसे फर्म के कल्चर में हम ज्यादा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई कर लेंगे। बजाय ऐसे केस में जहां पे हमारी फर्म भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव ना हो, तो वहां हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिशनर के जिम्मे क्या है? प्रमोट करे एथिक्स बेस्ड कल्चर अकॉर्डिंग टू रोल एंड सीनियरिटी। जिस जगह पे भी हो, जिस पोजीशन में हो, एक एथिकल कल्चर को प्रमोट करे और डेमोंस्ट्रेट करे अच्छा एथिकल बिहेवियर प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में। खुद भी रोल मॉडल बने, दूसरों को भी गाइड करे, ताकि लोग अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चलते रहें। कुछ बातें समझ आई? ये वाले पोर्शन में बस ये बाइस और ये वाली बात थोड़ी सी नहीं है, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाली बातें क्योंकि वो इससे अगले पोर्शन में फिर से रिपीट होनी है, तो उधर आपने बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम इंटीग्रेट पे डिस्कशन कर लें। कितना टाइम दिया जा सकता है? ठीक हो गया। जी स्केप्टिसिज्म और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस को हम इससे आगे से अगले यूनिट के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। ये तो बहुत थोड़ी सी डिस्कशन है। उधर इंडिपेंडेंस पे आप अगर देखेंगे तो आपको एक सीरीज ऑफ टेबल्स नजर आएंगे। किताब बहुत जज्बाती हो गई है, सिलेबस में उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स बड़ा तसल्ली से डाल दिया है। वो बातें हमारे पास भी वक्त है, ऐसा थोड़ी है कि एक घंटे तक तकरीर करें और एक इंडस्ट्री के दूसरे पे कवर हो। हम तो खेल जाएंगे, डिवाइड ना बैठे। ठीक है जी।